हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ध्यान नहीं चल रहा। बंद है ये। पीछे होगा बटन, देखो इसे कोई, इसके पीछे देखो, इसके पीछे। हेलो हेलो, थोड़ी कम कर दो, हल्की सी। ठीक है, बस रहने दो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोई नया स्टूडेंट जो कल नहीं था? क्लास देखिए रिकॉर्डेड वाली। चैप्टर 7 स्टार्ट किया था कल। We talked about management and administration. We started with Companies Act 2013. सेक्शन 88 से लेके 122 का कंसेप्ट है। साथ में हमारे पास कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014 है। इसके अंदर 31 रूल्स हमारे पास कवर्ड हैं। चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था अपनी कन्वीनियंस के लिए। एक्ट ने डिवाइड नहीं किया हुआ, अपने खुद डिवाइड किया था। फिर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास 88 से 95 तक रिटर्न्स एंड रजिस्टर्स हैं एंड 96 से लेकर 122 तक जनरल मीटिंग्स का कंसेप्ट है। अभी हमने रिटर्न्स एंड रजिस्टर्स का कंसेप्ट शुरू नहीं किया था। स्टार्टेड विद जनरल मीटिंग्स 96 से लेकर 122 के कंसेप्ट को। बेसिस हमने ऐसे बनाया था कि सर जनरल मीटिंग्स की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमने देखा था सर ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी में डिसीजंस लेने के लिए ब्रॉडली दो अथॉरिटीज हैं। कुछ काम केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अथॉरिटी में है, कुछ काम ऐसा है जिसके लिए मेंबर्स के अप्रूवल चाहिए होते हैं। दोनों ही तरह के अथॉरिटीज एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि बोर्ड और मेंबर्स ये मोर देन वन इंडिविजुअल हैं, ये ग्रुप ऑफ पर्संस हैं, इट इज असेंशियल कि इनकी मीटिंग्स बुलाई जाए। तो मीटिंग्स का कंसेप्ट हमारे पास यहां से आया था कि सर क्योंकि हमने ये डिसीजंस लेने हैं तो अलग अलग अथॉरिटीज की अलग अलग तरह की मीटिंग्स होती हैं। ब्रॉडली एक कंपनी के अंदर तीन तरह की मीटिंग्स होती हैं। एक बोर्ड की मीटिंग होती है, एक हमारी मेंबर्स की मीटिंग होती है और तीसरी हमारे पास क्रेडिटर्स की मीटिंग होती है। स्पेसिफिकली सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सर बोर्ड की मीटिंग सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ इधर उधर जिक्र आता रहेगा कि बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, तो बोर्ड रेजोल्यूशन का सिंपल मतलब क्या है, बोर्ड की मीटिंग होगी और वहां पर क्या किया जाएगा कि रेजोल्यूशन पास किया जाएगा बाय सिंपल मेजोरिटी, उसको हम बोर्ड रेजोल्यूशन बुला लेते हैं। ये वो कामों के लिए होता होगा जो बोर्ड के एक्सक्लूसिव पावर में आते हैं, यानी कि बिना मेंबर का अप्रूवल लिए वो काम कराए जा सकते हैं। काफी सारे काम कंपनी में ऐसे होते हैं जो केवल बोर्ड के अप्रूवल से हो जाते हैं। धीरे धीरे जब सिलेबस खत्म आगे बढ़ेगा यू विल रियलाइज कि हाँ काफी काम खुद बोर्ड क्या कर रहा है, खुद कर रहा है। फिर लगभग इक्वल प्रोपोर्शन के बेटा काम ऐसे होते हैं जो मेंबर्स की पावर में आते हैं, यानी कि इन अदर वर्ड्स बोर्ड करता है लेकिन मेंबर के अप्रूवल से करता है। इन कामों में बेटा शुरुआत तो बोर्ड रेजोल्यूशन से ही होती होगी। बोर्ड कहता होगा कि हाँ नाम चेंज करना है, फिर हम कहते होंगे सिर्फ बोर्ड के नाम से नहीं हो सकता है, हमें मेंबर का अप्रूवल भी चाहिए, तो फिर बोर्ड ये रेजोल्यूशन पास करता होगा कि हाँ मेंबर की मीटिंग बुलाते हैं। फिर मेंबर की मीटिंग बुलाने का प्रोसेस शुरू होता होगा। तो जब हम मेंबर की मीटिंग की बात करते हैं, मेंबर की मीटिंग भी दो तरह की होती है। एक ऐसी मीटिंग जिसमें सारे मेंबर्स आते हैं, उसको हम नाम देते हैं जनरल मीटिंग्स, और एक ऐसे मीटिंग जिसके अंदर सिर्फ कुछ क्लास ऑफ मेंबर्स आते हैं, उन्हें क्या नाम दिया जाता है, क्लास मीटिंग्स। क्लास मीटिंग की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है कंपनी एक्ट के अंदर दो तीन सेक्शंस में, वहीं पर इसकी जरूरत पड़ती है। लगभग दो सेक्शन उसमें हमारे सिलेबस में है। एक 48 सेक्शन आएगा वेरिएशन वाला, वहां क्लास का है। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स में आएगा, वहां क्लास का है। तो वहां पे दो तीन सेक्शन है जहां एक्ट बात करता है कि हाँ सिर्फ स्पेसिफिक क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुला लीजिए, वरना ज्यादातर जगह पर मीटिंग किस तरह की होगी, जनरल मीटिंग होगी जहां सारे मेंबर्स बुलाए जाएंगे और वहां पर रेजोल्यूशंस पास कराए जाएंगे। और तीसरी हमने बात की थी सर, ये होती है क्रेडिटर्स की मीटिंग। स्पेसिफिकली इसको क्रेडिटर्स मीटिंग नहीं बुलाया जाता है, ये कई जगह डिवेंचर होल्डर्स मीटिंग के नाम से लिखी हुई है, कहीं पे डिपॉजिट मीटिंग के नाम से लिखी हुई है। तो अलग अलग वो लोग जो आपको पैसा देते हैं, एक्ट के अंदर जगह जगह पर उनकी अलग मीटिंग की बातें भी लिखी गई हैं, लेकिन ज्यादातर जगह वो इसी जगह पे लिखी गई है कि जब आपकी पेमेंट नहीं हो रही होती है, यानी कि एज क्रेडिटर आपको पेमेंट नहीं मिल रही होती है, तो जनरली वो इकट्ठे हो जाते हैं सारे क्रेडिटर्स एंड देन दे हैव पावर्स। वो कोर्ट जा सकते हैं, इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशंस फाइल कर सकते हैं। इस वजह से आपकी डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग कराई जाती है। सिलेबस की बात करें तो स्पेसिफिकली बेटा बोर्ड मीटिंग हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्रेडिटर्स एंड डिवेंचर मीटिंग्स एज सच स्पेसिफिकली सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्लास मीटिंग में उन्होंने पहले छोटा पैराग्राफ डालते थे किताब के अंदर, वो भी हटा लिया है उन्होंने। वो स्पेसिफिकली चैप्टर 7 पर रुक रहे हैं। चैप्टर 7 स्पेसिफिकली बात करें तो किसकी बात करता है, वो जनरल मीटिंग्स की बात करता है। जब आप जनरल मीटिंग्स की बात करते हैं तो हमने कहा जी जनरल मीटिंग्स ब्रॉडली दो तरह की होती हैं। जब एक मेंबर की मीटिंग बुलाई जाती है या सारे मेंबर्स की मीटिंग बुलाई जाती है,
जनरली ये दो तरह की होती है, इट कैन ईदर बी एन एजीएम और इट कैन बी एन ईजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग और एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है सर? एक ऐसी जनरल मीटिंग है जो कंपल्सरली एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ हर साल बुलानी ही पड़ती है। इट इज नॉट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी, ये बुलानी ही बुलानी है। तो एवरी कंपनी, एवरी टाइप ऑफ कंपनी अदर देन एन ओपीसी, उसको एनुअल जनरल मीटिंग हर साल करानी ही करानी है। इट इज कंपल्सरी। कंपल्सरी इसलिए बेटा क्योंकि इसमें 4 काम ऐसे हैं जो कंपनी एक्ट का कहना है कि इसका अप्रूवल हर साल लेना ही लेना होता है। तो जनरली वो नाम देते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस, कि हर कंपनी को ऑर्डिनरी बिजनेस को अप्रूव कराने के लिए एजीएम बुलानी ही बुलानी पड़ती है। ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है? हमने दादा नाम से इसको कवर किया था। जैसे डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का एक काम है, अडॉप्शन एंड अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग। थोड़ा कंसेप्ट आगे समझ आएगा बेटा। कंपनी एक्ट में ना सारे डायरेक्टर्स एक साथ रिटायर नहीं होते। अब सबको एक साथ 5 साल का अपॉइंट करके 5 साल बाद सारे हट जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जल्दी क्या किया जाता है कि जब डायरेक्टर्स होते हैं, एक तो उनको अलग अलग टाइम पे अपॉइंट किया जाता है, फिर उनका टेन्योर इस हिसाब से फिक्स किया जाता है कि सब अलग अलग साल क्या हो रहे हो, रिटायर हो रहे हो। इसका पर्पस ये होता है कि किसी भी समय बोर्ड में सारे मेंबर्स क्या ना हो जाएं, नए ना हो जाएं। हमेशा कोई चेंज हो भी रहा है, टेन्योर पूरा भी हो रहा है, तो इस साल एक का हो जाएगा, चाहे तो उसी को रीअपॉइंट कर लें, उसके बदले कोई और कर ले। कम से कम वो आएगा, पुराने 10 9 तो पुराने बैठे होंगे ना, फिर अगले साल 2 रिटायर हो जाएंगे। ऐसा सिस्टम जनरली अगर आप इंडिया में देखें ना, तो बेटा राज्यसभा में इंडिया में ऐसा सिस्टम चलता है। इंडिया का जो लोकसभा है वो एक साथ बनता है और एक साथ ही क्या होता है, खत्म होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे तो अभी वो खत्म होने वाला 2024 के अंदर, तो सारे एमपी क्या होंगे, लोकसभा के नए चुन के आएंगे। राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा अगर आपने देखा है तो कुछ स्टेट्स के राज्यसभा एमपी अभी अभी गए हैं समय पहले, कुछ पिछले साल गए थे, कुछ अगले साल जाएंगे। तो वो ऐसे चलता है कि हर बार क्या हो रहा है, अलग अलग लोग रिटायर हो रहे हैं। डायरेक्टर का सिस्टम भी लगभग ऐसा ही होता है कि वो लोग डायरेक्टर जो रिटायर हो रहे हैं, उनके बदले अगर उस साल आपको किसी और को अपॉइंट करना है या उन्हीं को रीअपॉइंट करना है, तो वो काम कहां पर किया जाता है, आपकी एजीएम में किया जाता है। और सिमिलरली ऑडिटर तुम्हारा सिलेबस का पार्ट है, तो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कहां पर होती है, एजीएम के अंदर होती है। ऑडिटर में जब हम डिटेल में कवर करेंगे तो सारा कंसेप्ट कवर होगा। तो फ्रेंकली हमें इसमें सिर्फ 4 बातें ध्यान रखनी है कि 4 काम है जिसको आपका कंपनी एक्ट क्या बुलाता है, ऑर्डिनरी बिजनेस बुलाता है। ये हर कंपनी को एजीएम के अंदर कराने ही कराने हैं, इनका अप्रूवल लेना है मेंबर से। इसके अलावा अगर आप एजीएम कंडक्ट कर ही रहे हैं, इन 4 बिजनेस के अलावा कोई और काम वहां पर कराना चाहें इनके अलावा, वो सब क्या कहलाए जाते हैं, स्पेशल बिजनेसेस। तो एक एजीएम के अंदर आपको ऑर्डिनरी बिजनेस होता हुआ भी दिख जाएगा और स्पेशल बिजनेस होता हुआ भी अक्सर दिख ही जाएगा। ऐसा मैंने हार्डली कोई नोटिस देखा है एजीएम का जहां कोई स्पेशल बिजनेस ना हो रहा हो, सिर्फ क्या हो रहा हो, ऑर्डिनरी बिजनेस हो रहा हो। तो अक्सर कंपनियां बेटा जो मीटिंग कम बुलाती हैं, वो वेट करती हैं किस दिन तक का, फिर एजीएम आएगी, सारी अप्रूवल कहां ले लेंगे, एक साथ वहीं पे ले लेंगे। हाँ, उसके अलावा कोई बहुत इमरजेंसी वाली कहानी है कि आप अगली एजीएम तक का इंतजार नहीं कर सकते मेंबर का अप्रूवल लेने के लिए, तो बीच में आप क्या बुलाते हैं, ईजीएम बुलाते हैं। इसका नाम ही क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ऑर्डिनरी बिजनेस करने के लिए नहीं बनी है, नाम ही क्या डाला गया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो यहाँ पर जो भी बिजनेस किया जाता है वो क्या होता है, एक स्पेशल बिजनेस के नेचर का होता है। ठीक है जी। फिर तीसरी बात हमने कवर की थी, क्या हुआ, उसके बाद तीसरी कहानी, सर जो आप ये बिजनेस की बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, मीटिंग बुलानी है। हमने बेटा सीक्वेंस वाइज बात शुरू की थी कि मीटिंग बुलाने का पहला कदम होता है कि आपको मीटिंग का क्या देना पड़ता है, एक नोटिस देना पड़ता है। सारे मेंबर्स को एक इन्विटेशन जाएगा मीटिंग का, जिसको आप कंपनी एक्ट की भाषा में नोटिस बोलते हैं। कुछ बातें इसमें जुड़वाते हैं। सर नोटिस का कंसेप्ट हमारा कहां कवर्ड है, सेक्शन 101 एंड 102 का कंसेप्ट है जो कहां कवर हुआ था, नोटिस में कवर होता है। तो हम लोग एक नोटिस भेजेंगे, नोटिस के अंदर हमारा कंटेंट ऑफ नोटिस है कि नोटिस के अंदर क्या कुछ लिखना होता है। ब्रॉडली 5 बातें नोटिस में जाती हैं, डे, डेट, टाइम, वेन्यू और एजेंडा मीटिंग का, ये आप नोटिस में भेजेंगे। हर मेंबर ऑफ मीटिंग या हर मेंबर को एटलीस्ट 21 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ मीटिंग ये देना होता है। ठीक है जी। उसके बाद एक बार आपने नोटिस देके मीटिंग बुला ली, 101 और 102 का कंटेंट हम कवर करेंगे कि कंटेंट क्या कुछ होता है नोटिस में, सिर्फ ब्रॉड आइडिया दिया मैंने आपको। फिर सर मीटिंग स्टार्ट होती है। जब मीटिंग स्टार्ट होती है बेटा उसमें 2 कंसेप्ट होते हैं। एक, मीटिंग स्टार्ट तब होगी, वैलिडली कमेंस तब होगी, वैलिडली कन्वीन की हुई तब मानी जाएगी, स्टार्ट की हुई तब मानी जाएगी जब वहां पर एक मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस प्रेजेंट होंगे, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होंगे, पर्सनली प्रेजेंट होंगे। इस कंसेप्ट को नाम देते हैं कोरम। कोरम का कंसेप्ट कवर्ड है बेटा 103 में, सेक्शन 7 कल नहीं डलवाए थे, आज इसके अंदर एडिशन करते जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 101 और 102 में नोटिस देने के बाद 103 में आपके पास क्या होना चाहिए,
कोरम होना चाहिए, वो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन हैं जो मीटिंग को वैलिडली कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए आपको चाहिए। फिर सर कोरम आया है नहीं आया है ये चेक करना पड़ता होगा। बेसिक काम किसका है ये? सर ये चेयरमैन की जिम्मेवारी है कि वो ये देखता है मीटिंग प्रॉपर ढंग से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है, इसलिए चेयरमैन का कंसेप्ट कवर्ड है बेटा 104 के अंदर। तो 103 हमारा बात करता है कोरम के बारे में, 104 क्या बात करता है? चेयरमैन के बारे में। जब आप कोरम पढ़ेंगे तो बेटा कोरम में उन्होंने लिखा हुआ है, कोरम वो है ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन अ मीटिंग टू वैलिडली कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग। यहां पर एक वर्ड साथ में लिखा हुआ है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन। इन पर्सन मतलब खुद आए, खुद आए। इसका मतलब सर उनकी जगह कोई और भी आ सकता है। यस, हमारे पास एक कंसेप्ट आया था सर क्या? प्रॉक्सीज, कि मेंबर अपनी जगह क्या करता है? किसी और को भेजता है। और जब आप कोरम का सेक्शन पढ़ेंगे बेटा वहां साफ साफ लिखा है कोरम में क्या इंक्लूडेड होता है? वो मेंबर्स जो इन पर्सन आते हैं। इसका मतलब बेटा हो सकता है पूरा हॉल भरा पड़ा हो, लेकिन जब कोरम गिनने की बात आएगी उनमें से किसको साइड किया जाएगा? प्रॉक्सीज को साइड किया जाएगा, और जो मेंबर इन पर्सन पर्सनली आया है उसे गिनेंगे, और फिर देखेंगे कि जो मिनिमम क्राइटेरिया स्पेसिफाइड है वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहां से हमारे पास कंसेप्ट किसका आ जाता है? प्रॉक्सीज का कंसेप्ट आता है। ठीक है जी। उसके बाद अलग अलग वोटिंग के तरीके। सर मीटिंग में आएंगे तो आपके पास क्या होगा? अलग अलग तरह से वोट डालेंगे। शो ऑफ हैंड्स एक तरीका था, समस्या हमने देखी थी सर इसकी, ये प्रोपोर्शनेट बेसिस पे वोट नहीं लेता है, एविडेंस की प्रॉब्लम आती है। आगे चल के और भी समस्याएं देखेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सर हम किसकी तरफ आए थे? पोल की तरफ, जो प्रैक्टिकली एक ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव मेथड है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनेटली किस पे वोट निकालता है? वैल्यू के बेसिस पे। एविडेंस की अक्सर प्रॉब्लम नहीं रहती है। और सर इससे भी एडवांस तरीका क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉनिक मोड ई वोटिंग का मेथड, जहां पर रिमोट ई वोटिंग भी दी जा सकती है, यानी कि आपको एक लॉगिन आईडी घर पे पहुंचाया जाता है, आप वहां से बैठकर भी क्या कर सकते हैं? वोट डाल सकते हैं। इसमें कई सवाल आते हैं कि सर मान लो मैंने रिमोट ई वोटिंग कर ली, घर बैठ के वोट डाल दिया, क्या मैं मीटिंग में जा सकता हूं? क्या यह रिमोट ई वोटिंग सिर्फ वोटिंग वाले दिन ही मिलती है, या जब नोटिस आता है उससे पहले शुरू हो जाती है? नोटिस बेटा 21 दिन पहले आ जाता होगा, उसी के साथ आपको क्या भेज देते हैं? ये लॉगिन आईडी पासवर्ड भेज देते हैं कि फलाना क्या जगह है, ये रेजोल्यूशन है, इन पर वोट डाल दीजिए। क्या ये मीटिंग वाले दिन ही खुलती है, ये पहले से खुल जाती है? बेटा ये पहले से खुल जाती है। तो आप समझेंगे आप घर बैठ के पहले से ही क्या कर लेते हैं? वोट डाल लेते हैं। अब आपने वोट डाल लिया, उस दिन आप मीटिंग में जाना चाहते हैं, क्या मीटिंग में जा सकते हैं? इस तरह के सवाल आएंगे। क्या आप मीटिंग में अगर जा सकते हैं तो वहां जाकर अपना वोट बदल सकते हैं? इस तरह के सवाल आएंगे। तो ये सारी बातें कहां कवर की हुई हैं इन्होंने? इलेक्ट्रॉनिक मोड के कंसेप्ट में। अगर यहां मैं बात करूं तो बेटा 107 सेक्शन आपका बात करता है शो ऑफ हैंड्स का, 108 सेक्शन बात करता है इलेक्ट्रॉनिक मोड का, 109 बात करता है पोल का। ठीक है जी, ये कंसेप्ट है। फिर सर ये सब करके क्या हासिल किया हमने? सर ये सब क्या इशू आ रहा है यार इसमें? हाँ जी, तीसरी बात सर, ये सारा कुछ हमने किया क्यों? ताकि हम यहाँ पर क्या कर सकें, या तो इस रेजोल्यूशन को ओआर से अप्रूव करा सकें, या कैसे अप्रूव करा सकें? एसआर से। तो ये ओआर और एसआर का बेटा कंसेप्ट कहां कवर किया हुआ है? ओआर और एसआर का कंसेप्ट कवर्ड है सेक्शन 114 में। कल जो हमने कंसेप्ट बनाए थे उस चेन के अंदर मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं? सेक्शन ऐड करता जा रहा हूं। तो हमने ये मीटिंग कराई, वहां वोटिंग कराई, वोटिंग से हम क्या हासिल करना चाहते हैं? उन जगह जहां पर स्पेसिफिकली एसआर का जिक्र है, उन जगहों पर हम एसआर पास करना चाहते हैं, बाकी जगहों पर हम क्या करना चाहते हैं? ओआर पास करना चाहते हैं। और एक बार ये मीटिंग हो गई, सर मीटिंग के क्या बनाए जाते हैं? मिनट्स बनाए जाते हैं। मिनट्स का कंसेप्ट कवर्ड है बेटा 118, 119 और 120 का कंसेप्ट है ये। ठीक है जी, इसमें मिनट्स बनते हैं, मिनट्स की इंस्पेक्शन होती है, बाद में मेंबर चाहे तो इंस्पेक्ट कर सकता होता है मिनट्स बुक को। इस तरह की बातें दी हुई है। मिनट्स बेसिकली होता क्या है? ये एक रिटन रिकॉर्ड है सारी प्रोसीडिंग्स का जो एक मीटिंग के अंदर कंडक्ट कराई गई है। ठीक है जी, हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था कि सर बात शुरू होती है कि मीटिंग दो तरह की है, एजीएम और ईजीएम। तो अगर मैं सेक्शंस के एक बार जो हमने करा है उसकी चेन बनाए तो हमने कुछ इस तरह का कंसेप्ट पढ़ा। सर सबसे पहले हमने बात करी कि मीटिंग्स जो होती हैं, मीटिंग्स होती हैं दो तरह की। एक हमारे पास होती है एजीएम, एक होती है ईजीएम। बेटा ये एजीएम और ईजीएम का जो कंसेप्ट है ये कवर्ड है 96 से लेकर 100 तक। तो दो तरह की मीटिंग होती है, एजीएम और ईजीएम। ये कंसेप्ट कहां कवर्ड है? 96 सेक्शन से लेकर 100 तक। फिर इन मीटिंग्स को बुलाने के लिए क्या देना होता है? नोटिस। नोटिस का कंसेप्ट कवर्ड है 101 और 102 में। जब मीटिंग बुलाएंगे तो मीटिंग में पहली चीज क्या चेक करेंगे? मीटिंग का कोरम आया है कि नहीं, 103 का कंसेप्ट।
कौन चेक करेगा? चेयरमैन चेक करेगा। चेयरमैन का कंसेप्ट कहां कवर्ड है? 104 में। फिर प्रॉक्सीज, क्योंकि सर मीटिंग में हमारे पास क्या आएंगे, कुछ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होंगे, कुछ क्या होंगे, प्रॉक्सी में होंगे, तो ये क्या है? सेक्शन 105। ठीक है जी। फिर हमने बीच में कुछ सेक्शन छोड़े हैं। फिर हम आए सर, वोटिंग कराई जाती है। वोटिंग कितने तरीकों से होती है सर? 107, 108, 109 और 110 भी है। एक मेथड मैंने आपको बताया नहीं, बाद में कवर कराऊंगा डिटेल में। ठीक है जी, ये 4 तरीके हैं। फिर सर वोटिंग हो जाती है तो वोटिंग से क्या निकलता है? OR और SR। कंसेप्ट कहां है? 114 में। और एक बार मीटिंग में OR SR हो गया तो हम लास्ट में क्या बनाते हैं? मिनट्स बनाते हैं। 118, 119 और 120 का कंसेप्ट। कुछ सेक्शन 20 में मिसिंग है, बाद में चेन को पूरी करेंगे, लेकिन क्योंकि हर क्लास में बार बार मैं चेन रिवाइज कराऊंगा तो आपको सेक्शन नंबर क्या होते जाएंगे, दिमाग में याद होते जाएंगे, कौन सा कंसेप्ट किस सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है जी, ये बेसिक हमने इंट्रोडक्शन किया। सर एजीएम दो मीटिंग्स दो तरह की, नोटिस, कोरम चाहिए, चेयरमैन, प्रॉक्सिस, वोटिंग के तरीके, ORSR एंड फाइनली क्या होता है, इनके एक रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं मिनट्स के फॉर्म में। आइए जी आगे बात करते हैं। शुरुआत की थी हमने सेक्शन 96 से, जहां हमने कंसेप्ट शुरू किया था कि एजीएम के लीगल प्रोविजंस। एजीएम की आप बात करें तो बेटा एजीएम के सेक्शन के अंदर ब्रॉडली 4 कंसेप्ट दिए हुए हैं कि एजीएम कब तक करनी होती है, डे क्या होना चाहिए, आर क्या होना चाहिए, किस दिन की जानी चाहिए, और कुछ एक्सेप्शंस दी हुई हैं बेसिक रूल की। तो हमारे पास टोटल 4 बातें हैं जो सेक्शन 96 में है। 3 बातों के रेस्पेक्ट में बेटा सेक्शन 96 यूनिफॉर्म है, यानी कि पहली एजीएम हो या सब्सिक्वेंट एजीएम हो, वहां पर इन बातों में कोई अंतर नहीं आता कि किस दिन मीटिंग होनी चाहिए, कहां मीटिंग होनी चाहिए, किस डेट पर होनी चाहिए, किस टाइम पर होनी चाहिए। दैट इज यूनिफॉर्म। कितने समय के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, इसके लिए एजीएम में 2 हिस्से बनाए गए हैं। एक पहला रूल बनाया गया है किसके रेस्पेक्ट में? फर्स्ट एजीएम के रेस्पेक्ट में। पहली एजीएम के रेस्पेक्ट में एक रूल है जो कि होल्ड करनी है विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और उसके बाद हमने आज बात करनी है बेटा सब्सिक्वेंट एजीएम की। तो फर्स्ट एजीएम का हमने कंसेप्ट देखा था, सर किसी भी कंपनी का जब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है उसके विद इन 9 मंथ्स के अंदर अंदर उसे क्या करानी होती है? पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 मंथ्स के अंदर अंदर इट हैज टू कैरी आउट, इट हैज टू होल्ड इट्स फर्स्ट एजीएम। इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि सर सारा सर रूल किस पे टिका हुआ है? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पर। फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है? उन्होंने कहा जी फाइनेंशियल ईयर डिफाइन है 2 क्लॉज 41 के अंदर। फाइनेंशियल ईयर को कैसे डिफाइन किया? उन्होंने कहा जी वो पीरियड जो 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर खत्म होता है। हाँ, इन केस आपकी कंपनी 1 जनवरी या उसके बाद बनी है तो ये 31 मार्च ऑफ वो वाला ईयर नहीं, 31 मार्च ऑफ फॉलोइंग ईयर में खत्म होगा। इससे सर हमने एग्जांपल लेके देखे थे कि हमारे जो फाइनेंशियल ईयर हैं ये कम से कम 3 महीने के होते हैं। जब आप 31 दिसंबर को बनते हैं तो अगली 31 मार्च का फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और जब आप 1 जनवरी को बनते हैं तो ये 15 महीने का हो जाता है, क्योंकि वो वाला साल पूरा और अगले साल के जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने 15 महीने हो जाते हैं। अब इस रूल में 9 मंथ्स ऐड कर देते हैं तो इससे एक चीज समझ आती है कि सर 12 महीने के अंदर अंदर मिनिमम टाइम होता है और 24 महीने क्या होता है? मैक्सिमम टाइम होता है। डिपेंडिंग अपॉन कब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसके 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपको क्या करनी है? एजीएम होल्ड करनी है। इन अदर वर्ड्स बेटा लास्ट डेट तो हमेशा 31 दिसंबर ही होती है। किस साल की 31 दिसंबर ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप इसी साल बने हैं तो कभी भी इस साल की 31 दिसंबर नहीं होगी। जिस साल आप बनते हैं उस साल की 31 दिसंबर नहीं होती है कभी भी, क्योंकि अगर आप 1 जनवरी को बने होंगे तो आपका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हुआ होगा? अगले साल। तब आप कहां जा रहे होंगे? अगले साल की 31 दिसंबर पे। जिस साल आप बनते हैं वो वाला 31 दिसंबर नहीं होता, जिस साल आप बनते हैं हमेशा उससे क्या होता है? अगले साल वाला 31 दिसंबर होता है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आप बने 31 दिसंबर को थे तो अगले साल का 31 दिसंबर 12 महीने, आप बने 1 जनवरी को थे तो फिर वो पूरा साल उसमें नहीं हो सकता, अगले साल की 31 दिसंबर 24 महीने हो जाएंगे। तो ये मार्केट में फंडामेंटली लोग याद ऐसे रखते हैं, क्योंकि वो सारी किसी को समझाओगे तो ये थोड़ा समझाओगे 9 महीने होता है, फिर फाइनेंशियल की डेफिनेशन समझाता हूं तेरे को। मोटा मोटा लोगों को बताने का तरीका क्या होता है कि देखो जिस फाइनेंशियल ईयर में बने हो उस साल की 31 दिसंबर नहीं, अगले साल की 31 दिसंबर उसमें क्या हो जाती है? वो लास्ट डेट बनती है जब क्या होती है? एजीएम होती है। ठीक है जी, ये कहानी हुई थी। फिर हमने इसके अंदर देखा था कि सर इसके अंदर ना एक्सटेंशन देने का कोई कंसेप्ट नहीं है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी मैं आपसे बात करूंगा कि सब्सिक्वेंट एजीएम में क्या है, एक्सटेंशन देने का कंसेप्ट है, उसके बारे में बात करते हैं। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। बेटा फाइनेंशियल की डेफिनेशन में कुछ बातें और भी हैं, बुक खोलेंगे तो आपको मिलेगा वहां पर, लेकिन उसका यहाँ रेलेवेंस नहीं है। जहां जरूरत होगी मैं फाइनेंशियल डेफिनेशन में और बात ऐड करूंगा। अभी डेफिनेशन पूरी नहीं करी हमने फाइनेंशियल ईयर की, उतना किया जितना हमारे काम की थी।
फाइनेंशियल की डेफिनेशन वैसे पूरी सिलेबस में है, जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैंने आगे एक चैप्टर में कवर की हुई है, वहां डिटेल में कवर करूंगा फाइनेंशियल की डेफिनेशन। ठीक है जी, आइए यहां से बात शुरू करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सर सब्सिक्वेंट एजीएम कब तक करानी होती है, और आप समझेंगे बेटा ज्यादा रेलेवेंट एस्पेक्ट क्या ही होगा सब्सिक्वेंट एजीएम, क्योंकि फर्स्ट एजीएम तो लाइफ में क्या हो गई, एक बार हो गई बात खत्म, उसके बाद तो हर साल क्या ही होनी है, सब्सिक्वेंट एजीएम होनी है। तो ये बार बार यूज होने वाला प्रोविजन होगा, और ये प्रोविजन थोड़ा सा टेक्निकल बनाया हुआ है। स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइम लिमिट नहीं दी है, बट 3 टाइम लिमिट्स का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, यानी कि 3 समय सीमाएं हैं जिसके अंदर अंदर क्या हो जानी चाहिए, सब्सिक्वेंट एजीएम हो जानी चाहिए। और जब आप 3 सीमाओं की बात करते हैं, क्योंकि तीनों की तीनों पूरी करनी है, तो वो डेट जो इनमें से अर्लीस्ट डेट आ जाती होगी, उस समय के अंदर अंदर आपको क्या कर देनी पड़ती होगी, एजीएम करनी, यानी कि 3 लिमिट्स निकल के आएंगी 3 अलग अलग रूल्स से, तीनों रूल्स क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। तो फिर आप देखते होंगे पहले रूल के हिसाब से इस डेट तक, दूसरे रूल के हिसाब से इस डेट तक, तीसरे रूल के हिसाब से इस डेट तक। और कॉमन सेंस की बात है बेटा, जो उनमें से सबसे पहले डेट आ जाती होगी वो डेट बाकी तीनों को, दोनों को भी क्या कर देती होगी, पूरी कर देती है। जैसे आपने देखा 31 दिसंबर तक करनी होती है, मैं कहूं एक रूल और कहता है 31 अक्टूबर तक करनी होती है, आप कहते हैं दोनों में से किसको मानना है, मैंने कहा दोनों को मानना है, दोनों को मानना, तो समझ आ गई डेट क्या हो गई, 31 अक्टूबर होगी। 31 अक्टूबर वाले मानोगे वो रूल भी खुश है, और 31 दिसंबर वाला तो खुशी है क्योंकि उसने क्या कहा था 31 दिसंबर तक। तो यहां भी ऐसी कहानी निकल के आएगी सर, 3 डेटें निकल के आएंगी, क्योंकि 3 अलग अलग रूल हैं, उनमें से जो अर्लीस्ट होगी वो क्या होगी, आपकी डेट होगी जब तक आपको क्या करनी है, एजीएम होल्ड करानी है, अदर देन फर्स्ट एजीएम। यानी कि फर्स्ट एजीएम कराने के बाद अब आपको क्या देखने हैं, ये वाले रूल देखने हैं कि मुझे सब्सिक्वेंट एजीएम कब तक करानी है। क्या क्या रूल है, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा जी, पहला रूल, AGM should be held in each calendar year. One meeting या one AGM should be held in each calendar year. AGM should be held in each calendar year. बेटा वर्ड क्या है, कैलेंडर ईयर। मैं फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कोई ऐसा साल नहीं बीतना चाहिए जिसमें क्या ना हुई हो, एजीएम ना हुई हो। सब्सिक्वेंट एजीएम कराने का पहला रूल, हर साल हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम तो क्या होनी चाहिए, पक्का होनी चाहिए। दूसरा रूल, फिर इसके बाद कई एग्जांपल कराऊंगा, not more than 15 months, not more than 15 months shall elapse, not more than 15 months shall elapse between date of one AGM, between date of one AGM and of that of next AGM. सिंपल भाषा में बेटा, पिछली एजीएम से अगली एजीएम तक के बीच का जो समय है वो 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिंपल भाषा में उसको लिख लें तो हम लिखेंगे गैप बिटवीन 2 AGMs, gap between 2 AGMs does not exceed 15 months. Gap between 2 AGMs does not exceed 15 months. Gap between 2 AGMs does not exceed 15 months. तीसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन, AGM is to be held within 6 months from the close of each financial year. AGM is to be held within 6 months from the close of relevant financial year. जिस फाइनेंशियल ईयर की मीटिंग है उसके 6 महीने के अंदर अंदर, क्लोज के अंदर अंदर आपको क्या करनी है, एजीएम होल्ड करा लेनी है। एजीएम इज टू बी हेल्ड विद इन 6 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ रेलेवेंट फाइनेंशियल। बेटा ये कंडीशन आसान है इन द सेंस कि हम फर्स्ट एजीएम में देख रहे थे फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 महीने बाद, हर साल बाकी आगे क्या देखेंगे, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने बाद। तो एक लिमिट तो बेटा फिक्स है, ये तो कभी नहीं बदलने वाली कि फाइनेंशियल ईयर हमेशा खत्म क्या होगा 31 मार्च को, 6 महीने हमेशा कब खत्म होंगे
30 सितंबर को। तो 30 सितंबर तक तो हर हालत में मीटिंग क्या हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए। ये बात अलग है कि ये 30 सितंबर की जो सीमा है, लिमिट है, ये और भी आगे खिसक सकती है अगर ऊपर वाली दो कंडीशन इससे क्या दे दें, पहले की डेट दे दें। ये वाली बेटा कंडीशन तो आपको समझ आ ही रही है, एक कंडीशन तो सीधी समझ आ रही है कि 30 सितंबर तक तो हर हालत में होगी ही होगी, क्योंकि अगर तीनों कंडीशंस पूरी करनी है तो ये कंडीशन तो साफ साफ क्या बोलती है, 6 महीने के अंदर अंदर करनी है। तो किसी भी हालत में 1 अक्टूबर तो आने वाला नहीं है, हमेशा क्या हो जाएगा, 30 सितंबर तक हो जाएगा। लेकिन ये दोनों कंडीशन शायद 30 सितंबर से भी पहले क्या कर दें, डेट को ले आए। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल बनाते हैं, पास्ट से शुरू करते हैं। सर फाइनेंशियल ईयर है 16-17 और कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 मई 2016 को, ठीक है जी। एक कंपनी 1 मई 2016 को इनकॉर्पोरेट हुई है। 16-17 क्या है, फाइनेंशियल ईयर है। अच्छा पहले फाइनेंशियल की डेफिनेशन लगाएं, तो फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है, 31 मार्च 2016 को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, खत्म होगा। फर्स्ट एजीएम है तो हम कब तक होल्ड करेंगे, सॉरी 2017 तक ये खत्म होगा। फर्स्ट एजीएम कब तक होल्ड करेंगे, 31 दिसंबर 2017 तक होल्ड करनी है। अब आते हैं प्रैक्टिकलिटी पे, सर होल्ड करी कब। लेट अस से मैंने कहा बेटा क्यों आखिरी दिन तक वेट करना, कंपनी ने 31 अगस्त 2017 को क्या कर ली है, अपनी फर्स्ट एजीएम होल्ड कर दी है, ठीक है जी। फर्स्ट एजीएम का कंसेप्ट तो खत्म हो गया। अब आइए अगले साल से क्या करनी है, सब्सिक्वेंट एजीएम करानी है। रूल्स लगाने शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, फाइनेंशियल ईयर क्या है हमारा, सर 31 मार्च 2017 को तो आपने ये खत्म करा है पहला, अगला फाइनेंशियल कब से शुरू हो रहा होगा, 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक। इन अदर वर्ड्स मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 17-18, ठीक है जी। कैलेंडर ईयर क्या है जिसमें मीटिंग होनी है, पिछली मीटिंग कौन से कैलेंडर ईयर में हुई, 2017 में। कैलेंडर ईयर मुझे कौन सा ध्यान रखना है कि मुझे अब 2018 में क्या करनी है, मीटिंग करनी ही करनी है। पहली कंडीशन क्या आई थी, सर हर कैलेंडर ईयर में क्या होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए। अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो मेरी मीटिंग कब तक हो जानी चाहिए, सर 31 दिसंबर 2018 तक आपकी मीटिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि तब ये माना जाएगा कि 18 कैलेंडर ईयर में क्या हुई है, मीटिंग हुई है। समझ आ रही है ये बात। दूसरी कंडीशन, पिछली मीटिंग से 15 महीने से ज्यादा नहीं बीतने चाहिए। पिछली मीटिंग कब हुई थी, 31 अगस्त 2017 को, करिए 15 महीने ऐड, क्या बनती है डेट, कैसे, तो 4 महीने इसके, उसके बाद 11 महीने अगले के। डेट क्या है हमारे पास, 30 नवंबर 2018। तीसरी कंडीशन, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर क्या कंडीशन, क्या डेट बनेगी, 30 सितंबर 2018। किसी को तकलीफ बेटा तीनों डेटों में, पहले कंडीशन क्या थी, कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग होनी चाहिए, उसके हिसाब से डेट क्या आई, 31 दिसंबर 2018। पिछली मीटिंग से अगली मीटिंग तक 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। पिछली मीटिंग 31 अगस्त की थी, 15 महीने जोड़े, इसके अंदर क्या आ गई, 30 नवंबर। और तीसरी था सीधी सीधी कंडीशन ही है, फाइनेंशियल खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर 30 नवंबर। अच्छा मैं अगर इन तीनों को पढ़ूं तो बेटा मेरे लिए रेलेवेंट कंडीशन क्या हो गई सर ये कंडीशन जीत गई, 30 सितंबर मेरे पास डेट है। अगर मैं इससे पहले पहले मीटिंग कर लूंगा तो बाकी दोनों कंडीशंस भी क्या हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। अब सर आपने करी कब, लेट अस से हमने बेटा मीटिंग करी 31 जुलाई 2018 को, मीटिंग होल्ड हुई है 31 जुलाई 2018 को। अगला साल फाइनेंशियल ईयर 18-19, कैलेंडर ईयर 19, क्योंकि पहले बेटा ये डिटरमाइन करना पड़ता है फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 18-19, और कैलेंडर ईयर कौन सा है, 2019 का। कि 2018 में तो हमने क्या किया है, मीटिंग करी है, अब तो मैं 2019 चेक करना है। फिर से पहली कंडीशन, क्योंकि इस कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग करनी है 31 दिसंबर 2019। फिर अगली कंडीशन, इस डेट से 15 महीने क्या बनती हैं डेटें, 5 महीने इसके, 10 महीने अगले साल के। तो ये क्या हो जाएगा, 31
अक्टूबर 2019। तीसरी कंडीशन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कितना हो गया 30 सितंबर 2019। सर फिर ये कंडीशन जीत गई, 30 सितंबर 2019 वाली। समझ आती है यहां तक कंडीशंस? कब किया सर मीटिंग एक्चुअल में? एग्जैक्ट डेट लेते हैं। हमने कहा जी कंपनी ने इस बार मीटिंग कर ली 31 मई 2019 को। प्रैक्टिकली बेटा इतनी जल्दी कर नहीं पाती है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह का ऑडिट कराना होता है। 31 मार्च को तो बनी है, बट फॉर एन एग्जांपल से कि मान लीजिए छोटी सी कंपनी थी, हो गया उससे 31 मई 2019 को उसने क्या कर दी है, मीटिंग कर दी है अगला फाइनेंशियल ईयर 19-20 कैलेंडर ईयर 2020। तीनों कंडीशंस सर 31 दिसंबर 2020 तक करनी ही करनी है, 15 महीने। इकतीस अगस्त कैसे सर? 7 महीने इसके, 8 महीने अगले साल के, तो 31 ऑफ अगस्त 2020। तीसरी कंडीशन 30 सितंबर 2020। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां तक तीनों कंडीशन में? अब कैसे जीतेंगे सर? ये कंडीशन जीत गई, 31 अगस्त 2020 को मीटिंग कराओगे तब जाके क्या हो पाएंगी, तीनों कंडीशंस पूरी हो पाएंगी। मान लीजिए बेटा इस बार हमने बिल्कुल ही आलसी पंथे दिखाई, आखिरी दिन क्या करी, मीटिंग होल्ड करी। मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 31 ऑफ अगस्त 2020, अगला फाइनेंशियल ईयर 20-21 बनाए बेटा। 3 डेटें बताएं कौन कौन सी बनती हैं। 20-21 के बाद हमारा क्या बनता है 2021। पहली हमारे पास 31 दिसंबर 2021। अगला कैसे निकाली, 4 ये 11 उसके, ठीक है जी 30 नवंबर 2021। अगली सर ये कर करके ना एक चीज समझ आ रही है, ये तो बदलती ही नहीं, इनके लिए क्यों मेहनत किए चले जा रहे हो सर? सारी कैलकुलेशन बराबर किसकी करनी पड़ रही है, इस तीसरी डेट की, कि पिछले डेट से क्या निकालो 15 महीना, क्योंकि कैलेंडर ईयर तो बेटा हमेशा 31 दिसंबर खत्म होना है, कोई दो राय नहीं है। 6 महीने तो हमेशा कब खत्म होने हैं, 30 सितंबर को। इससे एक चीज और समझ रहे होंगे बेटा, पहली कंडीशन तो जलील होने के लिए बनी है, वो कभी जीत ही नहीं सकती। वो कैसे जीतेगी? उससे पहले कौन जीत जाता है 6 महीने। ये 6 महीने तो कभी 31 दिसंबर के बाद नहीं जा सकते, फाइनेंशियल ईयर तो बदल ही नहीं सकता, वो तो कब खत्म होगा 31 मार्च को, उसके 6 महीने कब खत्म होंगे 30 सितंबर को। इसको तो फिर बनाया किस लिए गया है, दलील होने के लिए। सर बेसिकली क्या बोलती है, मेरी लाइफ में कोई जरूरत है, मुझे क्यों बनाया गया है, कि मुझे बनाते हो बार बार चेक भी करते हो, कोई मेरे साथ चले हो आज तक लाइफ में, तो आप समझेंगे ये बेसिकली पहली बात बेटा इसी से क्या कर जाती है, हार जाती है। तो आप मान के चलेंगे 30 सितंबर और 31 दिसंबर में से 30 सितंबर तो हमेशा जीतेगी ही जीतेगी। अब 30 सितंबर को लड़ाई लड़ रही है किसके साथ, 15 महीने वाली कंडीशन के साथ। अगर वो 15 महीने वाली कंडीशन से जीत गई तो वो रेलेवेंट डेट है, और अगर 15 महीने वाली कंडीशन उससे जीत गई तो वो रेलेवेंट डेट है। यानी कि सर प्रैक्टिकली बात करें, ये तो कानून लगाने के हम लोग तरीके देख रहे हैं। दुनियादारी में तो क्या सीखना पड़ता है सर, पिछली डेट उठाओ 15 महीने ऐड कर दो, अगर वो 30 सितंबर से पहले की आ गई है तो वो डेट है, नहीं तो क्या डेट है 30 सितंबर देता है। दिस इज हाउ दुनियादारी वर्क्स। बेसिकली क्या करो, पुरानी मीटिंग की डेट उठाओ, उसमें 15 महीने क्या ऐड कर दो, अगर वो अगले साल 30 सितंबर से पहले पहले आ रही है तो वो कंडीशन जीत गई है, और अगर 30 सितंबर के बाद क्या आ रही है तो कब तक होल्ड करनी है, 30 सितंबर तक होल्ड करनी है। आइए जरा इसमें देखें सर, हमने एक मीटिंग होल्ड करी, हमने बेटा मीटिंग होल्ड करी नेटस से बिल्कुल आखिरी दिन 30 सितंबर 2021 को। अगला फाइनेंशियल ईयर 21-22 कैलेंडर ईयर 2022। थोड़ा ज्यादा मेहनत तो करनी नहीं, ये दोनों तो सेम ही रहने वाली हैं, जीतेगी इससे करिए बेटा। 30 सितंबर से ऐड करिए 31 दिसंबर, ठीक है जी, कंडीशन समझ आती है, 15 महीने, 3 महीने इसके, 12 महीने इसके। अब फिर से कौन सी कंडीशन जीती है, ये कंडीशन जीती है।
असल कितने साल करते रहोगे? बेसिकली बेटा एक फंड एक और याद करने का रूल बनाते हैं, क्योंकि पेपर में एमसीक्यू में रूल ही लगाने पड़ते हैं, फटाफट टाइम निकल आए। पिछले साल किस डेट तक मीटिंग हो जानी चाहिए कि 15 महीने वाला रूल जीत जाए? सारा ले दे के दारोमदार अब इस पे ही आ गया ना कि सर 30 सितंबर तो फिक्स ही है, 31 अक्टूबर तो 31 दिसंबर तो फिक्स ही है। हमें अगर फंडा पकड़ना है तो हमें देखना होगा इस साल कब तक मीटिंग करानी है कि अगले साल 15 महीने वाली कंडीशन क्या करे, जीते। यानी कि इस डेट से पहले पहले करा लोगे तो 30 सितंबर डेट नहीं होगी, इस डेट के बाद कराओगे तो अगले साल क्या होने वाली है, 30 सितंबर डेट होने वाली है। ये डेट कैसे निकलेगी? सर आप 30 सितंबर में से क्या माइनस करिए, 15 महीने माइनस करिए। कहां जाकर रुकते हैं? 1 मिनट के लिए क्लासिकली मानते बेटा मैंने इसी साल क्या करी, 30 जून को मैंने क्या करा दिया है, मीटिंग होल्ड करा दी है। अब जरा अगले साल आइए, 22-23 2023, 31 दिसंबर 2023, 30 सितंबर 2023, 15 महीने ऐड करिए, कितने बने? 30 सितंबर 2023। यानी कि सर पिछले साल अगर 30 जून को मीटिंग कराओ तो अगले साल डेट क्या आती है, दोनों से सेम आती है। 30 सितंबर वाली भी उससे बनती है, 15 वाली भी कितने बनती है, 30 सितंबर। आपने बेटा इससे 2 दिन पहले कराई थी, अट्ठाईस जून को कराई थी, ये सर बदल जाएगा, ये 28 सितंबर हो जाएगा, जितनी शुरू होगी 15 महीने वाली कंडीशन। इसका मतलब सर याद रखने का तरीका, पिछले साल अगर 30 जून या उससे पहले मीटिंग कराई है तो 15 महीने कैलकुलेट करिए। अगर 30 जून के बाद मीटिंग कराई है, आंख बंद करके बोलिए अगले महीने क्या, अगले साल क्या है, 30 सितंबर है। बेटा दुनियादारी तो चलानी पड़ेगी ना सीए के हिसाब से, थोड़ा निकाल के बैठ जाएंगे कैलकुलेटर कि कल कैलकुलेटर। याद करने का तरीका सिंपल क्या है, सर अगर मीटिंग कब हो गई है, 30 जून या उससे पहले हो गई है, 15 महीने कैलकुलेट करिए। और अगर 30 जून के बाद मीटिंग हुई है, 1 जुलाई 1 अगस्त, जुलाई से लेकर पूरी सितंबर तक कभी भी हुई है, अगले साल आंख बंद करके मानिए डेट क्या है, 30 सितंबर ही है। यानी कि तीसरी कंडीशन बेटा तब एक्टिव होती है जब पिछले साल मीटिंग कब होती है, 30 जून से पहले होती है। अगर पिछले साल मीटिंग की डेट 30 जून से बाद की है, पहली कंडीशन वैसे बेकार है, दूसरी कंडीशन भी क्या ही जाने वाली है, बेकार जाने वाली है। रूल क्या निकल के आएगा, 30 सितंबर तक मीटिंग होगी। समझ आती है कंडीशन? और कराऊं आगे? नहीं सर घुस गया, और कराऊं साल आगे? काफी बन गए सर, बहुत सारे 2016 शुरू किए थे, 2022-23 तक आ गए सारे। मैंने केसेस निकाली है, सिर्फ समरी बनवाना चाहता था कि सर पहली कंडीशन और दूसरी तीसरी कंडीशन में से पहली वैसे ही हार जाती है, तो इफेक्टिवली हम कहां आ गए, 30 सितंबर पर आ गए। उसके बाद 30 सितंबर और 15 महीने में भी 30 सितंबर हमेशा जीतती है अगर पिछली मीटिंग जून से बाद हुई थी, 30 जून के बाद हुई थी। और अगर 30 जून से पहले हुई थी तो फिर सीधा सीधा क्या कैलकुलेट कर लो, 30 सितंबर को भूल ही जाओ, जो डेट है आपके पास उसमें क्या ऐड कर दो, 15 महीने ऐड कर दो, वो अगले डेट की क्या मीटिंग की क्या बनेगी, लास्ट डेट बनेगी। इस तरह से बेटा कैलकुलेट की जाती है क्या, सब्सिक्वेंट एजीएम कैसे कैलकुलेट की जाती है। एक बार जरा इसमें आप चेक करें, पूरी कंपनी में 2016 से लेकर कंपनी बनी और हम कहां तक आ गए, 2023 तक हम आ गए, क्या हर साल मीटिंग हुई है? फिर से देखें, क्या हर कैलेंडर ईयर में मीटिंग हुई है? सोलह में बेटा मीटिंग नहीं हुई है, समझ आ रही है बात? 16 का कैलेंडर ईयर निकल गया जिसमें क्या नहीं हुई है, मीटिंग नहीं हुई है। और ये होगा, पक्का होगा, क्योंकि सर आपने रूल ही क्या बोला था, जिस साल बनते हैं उस साल की 31 दिसंबर को कभी आखिरी डेट नहीं बनती है। तो ये हमेशा होगा कि जब आप बनेंगे, जिस कैलेंडर ईयर में आप बने हैं, एग्जांपल आपके सामने है, उस कैलेंडर ईयर में कभी क्या नहीं होगी, एजीएम नहीं होगी। क्या ये कानून के खिलाफ जाती है बात? क्योंकि बेटा लॉ तो बोलता है हर एजीएम हर साल में क्या होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए। क्या ये सिर्फ सब्सिक्वेंट के लिए बोलता है, या फर्स्ट एजीएम पर भी ये रूल लगता है? और अगर फर्स्ट एजीएम पे ये रूल लगेगा तो बेटा ये 9 महीने की कंडीशन के खिलाफ जाएगा। 9 महीने की कंडीशन कंबाइंड विद फाइनेंशियल ईयर हमेशा ऐसी सिचुएशन पैदा करेगी ही करेगी कि इनकॉर्पोरेशन वाले साल में क्या नहीं होगी, मीटिंग नहीं होगी। इस बात को बेटा उन्होंने फर्स्ट एजीएम में लिख दिया कि अगर आप फर्स्ट एजीएम विद इन 9 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर करा लेते हैं, इसमें अगर
डेट ऑफ ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मीटिंग नहीं भी होती है, देन इट इज एज पर रूल्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले साल हमेशा क्या नहीं होगी, पहले कैलेंडर ईयर में कभी भी क्या नहीं होगी, मीटिंग नहीं होगी, एजीएम नहीं होगी, बिकॉज हमारी डेफिनेशन फाइनेंशियल ईयर की ऐसी है कि उसमें 9 महीने अगर हम ऐड करें तो वो कभी भी क्या नहीं आने देती है, वो वाला कैलेंडर ईयर आने ही नहीं देती है। तो कैलेंडर ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमेशा खत्म हो जाता है। अगले साल से ये बात जरूर चेक करिएगा कि एक भी कैलेंडर ईयर ना निकले जिसके अंदर क्या ना हो, मीटिंग ना हो, एजीएम ना हो। ठीक है, जो ये वाली बात बेटा इसके अंदर लिखेंगे फर्स्ट एजीएम वाली कंडीशन में, नीचे आखिरी में लिखें स्टार डालें यहां पर, नीचे कंडीशन लिखें if the first AGM if the first AGM is held within the period prescribed under within the time limit prescribed under section 96, that is 9 months from close of its financial year. If the first AGM is held within the time limit prescribed under section 96, that is 9 months from the close of its financial year, no other AGM is needed to be held in the year of incorporation. No other AGM is to be held in the year of incorporation. The first AGM is held within the time limit prescribed under 96, that is 9 months from the close of financial year. No other AGM is to be held in the year of इनकॉर्पोरेशन। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कुछ अलग से होल्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, यहां तक बात आई, आगे चलते हैं। टाइम लिमिट कंप्लीट कर लिया हमने। अगली बात एक्सटेंशन, जैसे वहां एक्सटेंशन की बात की थी, यहां बात करते हैं किसकी, एक्सटेंशन। यहां पे बेटा रजिस्ट्रार एक्सटेंशन दे सकता है, तो हमने कहा जी रजिस्ट्रार दैट इज आरओसी मे फॉर अ स्पेशल रीजन, आरओसी मे फॉर any special reason extend the time for holding AGM, extend the time for holding the AGM, extend the time for holding the AGM. ROC may for any special reason extend the time for holding AGM by a period not exceeding 3 months, by a period not exceeding 3 months. वहां बेटा ये पावर नहीं थी, यहां पावर क्या है कि अगर आप किसी वजह से जो आपकी टाइम लिमिट बनती है उसके अंदर क्या नहीं कर पाते हैं, एजीएम नहीं होल्ड कर पाते हैं, तो क्या करिए, आरओसी के पास जाइए और आरओसी जैसे जाकर रीजंस बताइए कि क्यों नहीं कर पाए। कोई जेन्युइन रीजन लगा आरओसी को, तो आरओसी बाउंड नहीं है, उसकी डिस्क्रिशन है, वो आपको कितना समय और दे सकता है, 3 महीने का टाइम और दे सकता है। तो जनरली अगर हम बात करें बेटा 30 सितंबर अक्सर डेट निकलती है, तो अगर 30 सितंबर तक नहीं हो पा रही है तो अक्सर क्या कर दिए जाते हैं, 3 महीने और दिए जाते हैं, 31 दिसंबर तक कराई जा सकती है, बट विद द परमिशन ऑफ आरओसी। अच्छा सर, मान लीजिए एक कंपनी की लास्ट डेट बनती थी एजीएम करने की 30 सितंबर 2023, यानी कि पिछले साल बेटा 30 जून के बाद करी थी उन्होंने, तो इस साल डेट क्या बनी, 30 सितंबर 2023। इन्होंने बेटा मीटिंग कराई है 10 अक्टूबर 2023 को। सर एक्सटेंशन मांगा है आरओसी से, नहीं मांगा आरओसी से एक्सटेंशन, और मीटिंग कब करा रहे हैं, 10 अक्टूबर 2023 को, यानी कि जो डेट बनती थी उसके बाद मीटिंग कराते हैं। और इस मीटिंग में काफी सारे काम करते हैं, कुछ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, एक ऑडिटर को अपॉइंट कर लेते हैं, एक दो स्पेशल बिजनेसेस भी कर लेते हैं। ठीक है जी। सर ये क्यों किया, क्योंकि बेटा ओनर अनपढ़ है, उसको नहीं पता कानून क्या होता है, और ये एलटी जब आप बिजनेस में जाएंगे बेटा वो थोड़ा ना जानते हैं,
उन्होंने कहा जी ऐसा है 30 सितंबर खत्म हुआ था, हमने 10 अक्टूबर को क्या कर लिए, मीटिंग कर ली। उनको नहीं पता था कि टाइम लिमिट निकालनी होती है। उन्होंने मीटिंग करी, बेटा डायरेक्टर्स वगैरह अपॉइंट किए, डिविडेंड अपॉइंट किया, ऑडिटर किए, स्पेशल बिजनेस किए। बाद में जब बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी आया, उसने आके कहा जी ये जो मीटिंग करी है ये गलत है, क्योंकि विद इन द टाइम लिमिट नहीं है। तब सवाल उठता है, अगर मीटिंग 96 के टाइम लिमिट के अंदर अंदर नहीं कराई जाती, एंड 96 का टाइम लिमिट इंक्लूड्स इफ एनी एक्सटेंशन इज गिवन, अगर एक्सटेंशन नहीं दी हुई है तो ऑब्वियसली लिमिट क्या होगी 30 सितंबर, इसके बाद कराई गई है, क्या ये मीटिंग इनवैलिड है, इज अ क्वेश्चन। इन अदर वर्ड्स, ये जो काम हुए हैं क्या ये सारे नल एंड वॉइड हैं? क्या ये डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट डायरेक्टर नहीं है? क्या वो डिविडेंड जो आपने ले लिया, खा लिया, अब हम आपसे वापस मांगेंगे? क्या आपका ऑडिटर जो बेचारा इज्जत से काम कर रहा है पिछले 1-2 महीने से, क्या उसको हम निकाल के बाहर फेंक दें? तो सर फिर मीटिंग इनवैलिड होगी तो फिर ये भी क्या हो जाएंगे, नल एंड वॉइड होंगे। लॉ कहता है नहीं, मीटिंग इनवैलिड नहीं है। मैंने कहा हमारा दिमाग खराब है, हम पिछले 45 मिनट से जो ये खेल रहे हैं, ये पता करने के लिए कौन सी डेट होती है, जब इस डेट के बाद भी मीटिंग करने से वो नल एंड वॉइड नहीं होती है, तो ये डेट निकलवा क्यों रहे हो? उन्होंने कहा इस डेट के अंदर अंदर मीटिंग नहीं करोगे तो हम पेनल्टी लगाएंगे, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है एक्ट में कि मीटिंग क्या होती है, इनवैलिड होती है। तो मीटिंग इज नॉट इनवैलिड, एवरी डिसीजन टेकन देयरइन इज वेरी मच वैलिड, द ओनली कॉन्सिक्वेंसेस पेनल्टी भरनी पड़ेगी। मीटिंग के ऊपर कोई वो नहीं आएगा, क्योंकि बेटा ये बात अक्सर लोगों ने पूछी, क्या आफत आ गई ऐसी, वही शेयर होल्डर है, वही शेयर होल्डर 30 सितंबर को कहता है हाँ ये ऑडिटर है तो वो सही था, वो 10 दिन बाद कहता है वो ऑडिटर नहीं है तो वो सही नहीं है। और 1 मिनट के लिए बताओ, नहीं करी 30 सितंबर तक मीटिंग, क्या करें अब? इस साल ऑडिटर ना रखें फिर? बेटा मीटिंग तो करनी ही पड़ेगी ना। तो बाद में करोगे, उसने कहा कैश बाद में करनी ही पड़ेगी ना। मैंने कहा हाँ, उसने कहा अभी भी तो बाद में ही करी है। तो इससे आपको समझ आता है बेटा मीटिंग तो करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं है जो आप कहोगे मीटिंग नहीं हुई तो चलो फिर इस साल क्या नहीं करते हैं, बिना डायरेक्टर कंपनी चला लो, ऑडिटर भी मत अपॉइंट करो क्योंकि तुमने क्या नहीं करी 30 सितंबर। तो मीटिंग तो करानी ही करानी है, इसलिए लॉ ने क्या कहा जी बाद में भी कराओ, लेकिन क्या होगी, मीटिंग वैलिड होगी, हम पेनल्टी लगाएंगे। तो पहले तो 2 बातें इसके अंदर लिखें। एक बात, if the meeting is held beyond the time prescribed, इसको उल्टा लिखें, if the meeting is not held within the period prescribed, the meeting is not held within the period prescribed and is held afterwards, if the meeting is not held within the period prescribed and is held afterwards, the meeting is not void, इसको लिखें the meeting is valid, the meeting is valid and not illegal. If the meeting is not held within the period prescribed and is held afterwards, the meeting is valid and not illegal. हाँ, पेनल्टी लग सकती है। पेनल्टी क्या है बेटा? पेनल्टी की बात करता है सेक्शन 99। सेक्शन 99 ने क्या दी है, इसकी पेनल्टी दी है। वो कहता है जी अगर 96 के हिसाब से क्या नहीं करी, मीटिंग नहीं करी, तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, मैं आपके ऊपर पेनल्टी लगा दूंगा। किस किस के ऊपर पेनल्टी लगेगी? कंपनी प्लस एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, कंपनी प्लस एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट। पेनल्टी कितनी होगी? फाइन अप टू ₹1 लाख प्लस कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट के केस में बेटा 5,000 रुपए पर डे। तो इसको जनरली लिखते हैं 1 लाख प्लस 5,000 रुपए पर डे तक का फाइन लग सकता है। तो 1 लाख प्लस 5,000 पर डे फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यूस, फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यूस। सर ये हमारा फाइन है 1 लाख रुपया प्लस हर डे का क्या लगाया जाएगा, 5-5 हजार रुपए, जितना आप डिले कर रहे हैं उस हिसाब से इसको लगा दिया जाएगा। तो फाइन लगता है कंपनी के ऊपर
अदर बाकी क्या नहीं होता है, किसी तरह की मीटिंग्स की प्रोसीडिंग्स क्या नहीं हो जाती हैं, इनवैलिड नहीं होती। दिस इज रिगार्डिंग बेटा पहला पार्ट जो हमने कवर किया, टाइम पीरियड जिसके अंदर क्या करना होता है, मीटिंग होल्ड करना होता है। तो फर्स्ट एजीएम की बात करें विद इन 9 months कोई एक्सटेंशन नहीं मिलती है। सब्सिक्वेंट की बात करें 3 कंडीशंस, कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग करानी है, नॉट मोर देन 15 ईयर शुड इलैप्स जब से पिछली मीटिंग हुई है, और तीसरा 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर हो जाना चाहिए। इसके बाद कराने, अच्छा एक्सटेंशन यहां 3 महीने तक का मैक्सिमम मिल सकता है, इसके बाद कराने पर भी मीटिंग इनवैलिड नहीं होती है, सिर्फ क्या लगाया जाता है, पेनल्टी लगाया जाती है। ठीक है जी, ये था हमारा पहला पार्ट। दूसरे की बात करें, पीरियड हो गया, उसके बाद हम बात कर रहे हैं डे, मीटिंग कब करानी है, डे, हाँ जी, ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यू। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा डे, टाइम एंड प्लेस ऑफ मीटिंग। बाकी बची हुई 3 चीजें जो इस सेक्शन में कवर्ड है। तो सेक्शन में 4 बातें थी। पहला टाइम पीरियड जिसके अंदर मीटिंग करानी होती है। यहां टाइम का मतलब क्या है, जब मैं यहां पढ़ने जा रहा हूं सिंपल भाषा में लिखा बेटा, इस टाइम को लिखते हैं आवर ऑफ मीटिंग, किस समय करानी है दिन के, उसके बारे में बात की गई है। हाँ पेनल्टी सेम है। आगे चलिए, डे, किस दिन मीटिंग करानी है। उन्होंने कहा जी द मीटिंग शुड बी हेल्ड ऑन अ डे, डे की बात करें तो डे ऑफ एजीएम। अच्छा ये रूल्स कॉमन है, फर्स्ट एजीएम हो या सब्सिक्वेंट एजीएम हो, इसलिए मैंने इनको अलग से रखा है। सिर्फ डिफरेंस कहां था, कितने समय तक करानी है, बाकी सारी बातें एजीएम के लिए कॉमन है। फर्स्ट एजीएम हो या सब्सिक्वेंट हो, बात सेम रहेगी। डे, टाइम एंड प्लेस ऑफ मीटिंग, डे ऑफ एजीएम, द एजीएम, the AGM can be called, the AGM can be called on any day which is not a national holiday. The AGM can be called on any day which is not a national holiday. तो डे के लिए बेटा रूल क्या है, मीटिंग किसी भी दिन बुला लीजिए एजीएम, बस वो डे क्या नहीं होना चाहिए, नेशनल हॉलिडे नहीं होनी चाहिए। कितनी नेशनल हॉलिडे होती है भारत में, 3, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। इन तीनों दिनों को छोड़कर बाकी किसी भी दिन क्या की जा सकती है, एजीएम बुलाई जा सकती है। बेटा ये रूल जब लॉ आया था सेम नहीं था, ये बदला गया है, ये पता लगा कि बदले हुए काफी टाइम हो गया। पहले रूल ये था कि इट शुड बी हेल्ड ऑन अ डे विच इज अ वर्किंग डे। उससे एक तकलीफ आती थी, बेटा सारे संडे निकल जाते थे, क्योंकि वो वर्किंग डे नहीं है, सारी छुट्टियां निकल जाती थी। क्या समझते हैं बेटा, दिवाली, दशहरा, ईद, गुरु नानक जयंती, ये सब क्या है, छुट्टियां हैं, नेशनल हॉलिडे नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन त्योहार की छुट्टी होना एंड नेशनल हॉलिडे होना। इससे तकलीफ क्या आती थी बेटा, भारत में इतने त्योहार और इतनी छुट्टियां आती हैं कि आधे दिन तो किसमें निकल जाते हैं, नॉन वर्किंग डे में निकल जाते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये आती थी, जब आप वर्किंग डे पे मीटिंग करते थे बेटा, आपके शेयर होल्डर वेले बैठे हैं क्या, कि अपने काम धंधे छोड़ के अपने ऑफिस की छुट्टी लेके कहाँ आएंगे, मीटिंग में आएंगे। जनरली कोशिश क्या की जाती थी, संडे को कराई जाए, छुट्टी वाले दिन कराया जाए, कोरम की समस्या कम होगी ना उस दिन। इनफैक्ट आपके डायरेक्टर वगैरह भी क्या होंगे, उस दिन खाली बैठे होंगे, तो क्या कर सकते हैं, मीटिंग आ सकते हैं। वर्किंग डे पे कौन मीटिंग रखता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी बेटा, एक्ट क्या कहता था, वर्किंग डे पे रखिए, तो एक्ट को बदला गया। उन्होंने कहा जी एजीएम हो चाहिए ऑन एनी डे विच इज नॉट अ नेशनल हॉलिडे। अच्छा कई बार प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, नेशनल हॉलिडे 3 तो डिक्लेयर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी दिन को क्या डिक्लेयर कर सकती है, नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर सकती है। प्रैक्टिकली बहुत कम होता है, पुराने जमानों में हुआ करता था, जब प्राइम मिनिस्टर वगैरह की, प्राइम मिनिस्टर रहते समय हत्या वगैरह हो गई थी, उस समय हमने ऐसा देखा था। अदरवाइज जनरली ये कम देखा जाता है, क्योंकि नेशनल हॉलिडे के बेटा बहुत कानूनों में क्या आती हैं, रिपरकशंस आती हैं, तो जनरली इसलिए नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर नहीं किए जाते। बट इन केस कर दिया जाए तो उस दिन भी क्या नहीं हो सकती है, एजीएम नहीं हो सकती है। लेकिन एक तकलीफ आएगी बेटा, नेशनल हॉलिडे ऑब्वियसली इमरजेंसी में डिक्लेयर होती होगी। ऐसा तो नहीं है आज बैठकर सरकार कहती होगी आज से 2 महीने बाद नेशनल हॉलिडे करेंगे जी, एक प्राइम मिनिस्टर मरने वाला है उस दिन, नॉट गोइंग टू वर्क ना। तो सर नेशनल हॉलिडे तो क्या ही होगी, इमरजेंसी होगी, कि सडनली कुछ हो गया जिसकी वजह से क्या किया गया, नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर की गई। आप ऑलरेडी बेटा मीटिंग का दिन डिसाइड कर चुके थे, 21 दिन पहले नोटिस दे बैठे थे, तब थोड़ा ना पता था नेशनल हॉलिडे है।
और अचानक क्या हो गई, नेशनल हॉलिडे। अब मैं मीटिंग नहीं कर सकता, दिक्कत यह है कि मैं मीटिंग नहीं कर सकता। कंपनी कहती है जी बहुत नुकसान होगा, क्योंकि सारे नोटिस दे दिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ में भेज दी, होटल बुक करा लिए, सब कुछ कर लिया, अब आप कह रहे हो कल छुट्टी है। मेरे तो 2-4 डायरेक्टर फौरन से उड़ के भी आ गए, इसलिए कि क्या करना है, मीटिंग करना है, ये मत करो। तो बेटा यहां छूट दी गई। उन्होंने कहा जी अगर नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर हुई है और नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर होने से पहले आप अपनी मीटिंग का नोटिस दे चुके थे, करा लीजिए नेशनल हॉलिडे वाले दिन भी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये कंडीशन तब लगती है कि नेशनल हॉलिडे पर नहीं करा पाए कि सर नोटिस ही उसके बाद गया, वो प्रैक्टिकली होगा नहीं। 21 दिन पहले का बेटा क्या नहीं हो जाती है, नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर नहीं हो जाती है कि 21 दिन बाद क्या करेंगे, नेशनल हॉलिडे करेंगे। तो मोटा मोटा फिर रूल ये है कि सर नेशनल हॉलिडे वाले दिन भी मीटिंग हो जाएगी, प्रोवाइडेड उसके नेशनल हॉलिडे, अच्छा ये 15 अगस्त 26 जनवरी पे नहीं लग सकता। ये नहीं कि 15 अगस्त डाल के बैठ दो जी, नहीं मैंने तो नोटिस भेज दिया अब तो मैं लूंगा, नहीं। इट इज नॉट समथिंग जो क्या है डिक्लेयर की गई है, ये पता है कि होती ही होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर रही है, वैसे बाय रूल उस दिन मीटिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि वो भी नेशनल हॉलिडे है। लेकिन एक्सेप्शन के रूप में लिखा गया कि अगर आप नोटिस डिस्पैच कर चुके हैं और बाद में उस दिन को क्या किया गया है, नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर लिया है, तो आप उस दिन पर भी क्या कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। तो ये वाली बात यहां डालिए कि सर पहली बात तो नेशनल हॉलिडे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है, यस। तो हमने कहा जी नेशनल हॉलिडे इंक्लूड्स एनी डे डिक्लेयर्ड एज नेशनल हॉलिडे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी तीन तो आपको पता ही है, मैं सीधे बता रहा हूं, नेशनल हॉलिडे इंक्लूड्स अ डे डिक्लेयर्ड एज नेशनल हॉलिडे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नेशनल हॉलिडे में वो दिन कवर होंगे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नेशनल हॉलिडे इंक्लूड्स अ डे डिक्लेयर्ड एज नेशनल हॉलिडे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और अब हम इसके लिखें मेन बात, if after the issue of notices, if after the issue of notice for calling an AGM, if after the issue of notice calling an AGM, if after the issue of notice calling an AGM a day has been declared, yes, the day has been declared, if after the issue of calling the issue of notice of calling an AGM, the day has been declared to be a national holiday, the day has been declared to be a national holiday, the meeting can still be held, the meeting can still be held on that day. If after the issue of notice calling an AGM, the day has been declared to be a national holiday, the meeting can still be held on that day. आप मीटिंग कर सकते हैं उस दिन, ठीक है जी। ये हो गया डे की बात। अगला टाइम की बात, टाइम को और कंफ्यूजन ना हो टाइम से, तो इस टाइम को हम क्या कह देते हैं, आर, दिन के किस घंटों में होना है, आर ऑफ एजीएम। कब करना है, उन्होंने कहा जी एजीएम करानी होती है ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। एजीएम शैल बी हेल्ड, एजीएम शैल बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, एजीएम शैल बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। बिजनेस आवर्स क्या होते हैं, दैट इज 9 AM to 6 PM, इसी दौरान बेटा मीटिंग करनी है। एजीएम शैल बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, दैट इज 9 AM to 6 PM। तीसरी बात हो गई। चौथी और आखिरी बात, प्लेस ऑफ एजीएम, कहां होल्ड करनी है, प्लेस ऑफ एजीएम। एजीएम शैल बी हेल्ड, एजीएम शैल बी हेल्ड कहां कहां पर, एट या तो रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, द एजीएम शैल बी हेल्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, और some other place
within the city, town or village in which registered office is situated. क्या कहता है रूल? एजीएम कहां करानी होती है? या तो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर, तो जहां भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उस रजिस्टर्ड ऑफिस में ही क्या कराइए? एजीएम कराइए। लेकिन बेटा प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा तकलीफदायक होता है, क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफिस इतने बड़े नहीं होते अक्सर कि उनके अंदर हजारों मेंबर्स की क्या करा ली जाए, मीटिंग कराए। बेटा रजिस्टर्ड ऑफिस खोल के बैठे, बैंकेट हॉल थोड़ा ना खोल के बैठे हुए हैं कि नीचे हमारे पास क्या लगे हुए हैं, बड़े बड़े हजार लोगों को बिठाने की जगह है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्या ही होते हैं, बड़े मौके की जगह पर खरीदे जाते हैं। तो मान लीजिए बेटा आपने गुड़गांव के साइबर कैफे, साइबर हब के अंदर क्या किया है, ऑफिस खोला है। कीमत पता है वहां की चीजों की? एक छुटका सा ऑफिस लेने में वहां बेटा लाखों करोड़ों रुपए का रेंट, लाखों रुपए का रेंट है महीने का, और आप ये मान के बैठे हैं वहां 1000 बंदे की मैं क्या करा दूंगा मीटिंग। और दिल्ली की तो बात ही ना की जाए, सर सीपी के अंदर हमने ऑफिस खोल रखा है, सीढ़ियां इतनी पतली हैं कि 3 बंदे चढ़ने शुरू करें, 2 सामने रुकते हैं, पहले मुझे जाने दे। अब वहां पर 1000 बंदे कैसे चढ़ा दोगे आप? लेकिन ऑफिस तो बेटा सीपी में ही खुले हुए ज्यादातर बड़ी कंपनियों के। तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस में मीटिंग कराने का कंसेप्ट लिख तो दिया, ये छोटी मोटी प्राइवेट कंपनी तो बेटा निपटा लेंगी। जब मेंबर ही 5-7 है, रोज ऑफिस आते ही हैं, बस वो फॉर्मेलिटी से क्या ही हो रही है, आज एजीएम हो रही है। जो एक्चुअल में बड़ी कंपनी बेटा जिनको ये फॉलो करना है, पब्लिक कंपनियों को जिनके हजारों मेंबर्स हैं, उन्होंने कहा पागल होकर रजिस्टर्ड ऑफिस में कौन मीटिंग कराएगा। इसलिए साथ में और क्या लिखा गया, सम अदर प्लेस, लेकिन उसी शहर, टाउन या विलेज में जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। और ये फिर अदर प्लेस क्या होते होंगे सर? होटल, बैंकेट हॉल, रिलायंस जैसे बेटा स्टेडियम में भी करा देते हैं। तो आप समझते हो, कहते हैं हमारे इतने मेंबर हैं स्टेडियम में भर देंगे, बैठने कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आपकी चॉइस है, जहां आपको लगता है जिस हिसाब के अरेंजमेंट करा के आप करा सकते हैं, लेकिन उसी शहर के अंदर क्या करनी है, सिटी, टाउन और विलेज के अंदर अंदर रहकर आपको मीटिंग होल्ड करनी है। ठीक है जी। अब इस प्लेस के नीचे बेटा एक्सेप्शंस हैं, इस प्लेस के नीचे एक्सेप्शंस हैं। पहली एक्सेप्शन, और जनरली यहीं से क्वेश्चन आते हैं, प्लेस की एग्जेम्पशन। पहली छूट किसे दी गई? अनलिस्टेड कंपनी। पहली छूट मिली बेटा अनलिस्टेड कंपनी को। अनलिस्टेड कंपनी मतलब सर जिसकी कोई भी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। ये प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, ये पब्लिक कंपनी भी हो सकती है। तो प्राइवेट कंपनीज आर यूजुअली अनलिस्टेड, वी विल डील विद इट इन डिटेल। आज के कानून के हिसाब से दे आर ऑलवेज अनलिस्टेड। तो प्राइवेट कंपनी हमेशा क्या होती हैं? अनलिस्टेड ही होती हैं। ये बात अलग है कि वो कुछ सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराती हैं, लेकिन डेफिनेशन ऐसी है आज की डेट में अनलिस्टेड आपकी लिस्टेड कंपनी की कि उस डेफिनेशन से प्राइवेट कंपनी को क्या किया गया है, बाहर किया गया। तो अभी आएंगे टाइप्स ऑफ कंपनी जब पढ़ना शुरू करेंगे। फिलहाल याद रखने के लिए सारी प्राइवेट कंपनियां आज की डेट में क्या ही होती हैं? अनलिस्टेड ही होती हैं। पब्लिक कंपनियां अनलिस्टेड हो सकती हैं अगर उनकी कोई सिक्योरिटीज क्या नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है। तो मैं यहां पर लिस्टेड कंपनियां जो हमेशा एक पब्लिक कंपनी होगी उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो रिलायंस वगैरह को बेटा ये छूट नहीं है, इन्फोसिस को ये छूट नहीं है। लेकिन अगर आप एक अनलिस्टेड कंपनी है, पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, आपके लिए छूट है। छूट बाकी किसी चीज के रेस्पेक्ट में नहीं है। पीरियड भी उतना का उतना ही है, डे भी वही रहेगा, आर भी वही रहेगा। प्लेस के लिए छूट है। प्लेस के लिए छूट क्या है? उन्होंने कहा आपके ऊपर जो ये रजिस्टर्ड ऑफिस के शहर वाली लिमिट लगाई हुई है ना, ये हटा लेते हैं। तो आप रजिस्टर्ड ऑफिस में कराना चाहें वहां कराएं, सेम सिटी, टाउन और विलेज के अंदर कहीं कराना चाहें वहां कराएं, या भारत में कहीं और कराना चाहें कराएं, लेकिन भारत के अंदर ही रहें, इन इंडिया ही रहना है, इंडिया से बाहर नहीं जाना। तो आपने कहा ऐसा सोच रहे हैं कि हम 4 लोग बैंकॉक चले जाएं, वहां मीटिंग भी कराएंगे? मैं ये क्या मजाक चल रहा है जिंदगी के अंदर? उन्होंने कहा एक मेंबर वहीं पड़ा हुआ है, तो हमने कहा हम 3 भी वहीं चले जाते हैं, वहीं मीटिंग कराएंगे। नॉट अलाउड। तो आप समझेंगे प्रैक्टिकली मीटिंग कहां ही होगी, इंडिया में ही होगी। तो ऐसा हो सकता है बेटा आपके ऑफिस इंडिया के बाहर हैं, हो सकता है कुछ डायरेक्टर वगैरह वहां बैठते भी हो सकता है वो बहुत सीनियर नेचर के भी क्यों ना हो, लेकिन मीटिंग कहां होगी? इंडिया के अंदर होगी। उन्हें कहो उठाओ आप आइए, हम नहीं आएंगे, कानून अलाउ नहीं करता, एजीएम कहां ही करनी पड़ेगी? इंडिया के अंदर। और ये तो बेटा अनलिस्टेड के लिए, लिस्टेड वाला तो क्या ही कहेगा, इंडिया में भी कहां ही होगी, उसी शहर में होगी जहां पर मेरा क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड। अनलिस्टेड छूट क्या आई? एजीएम ऑफ एन unlisted company may be held at any place in India, may be held at any place in India
if consent is given in writing, if consent is given in writing or by electronic mode, if consent is given in writing or by electronic mode by all members in advance. कई सारी चीजें बेटा पकड़ने वाली हैं एक्सेप्शन में. नंबर एक, केवल किसको देने मिली है एक्सेप्शन? अनलिस्टेड कंपनी को. क्या एक्सेप्शन है सर? एनी प्लेस इन इंडिया में मीटिंग कर लीजिए. लेकिन ऐसे ही नहीं, आपको क्या चाहिए? कंसेंट चाहिए. किसकी? सारे मेंबर्स की, नॉट मेजॉरिटी, सारे मेंबर्स की. कैसी कंसेंट होगी? है एडवांस कंसेंट. ये नहीं कि मीटिंग में बुला लो और वहां कहो चलो कंसेंट दो, आज यहां मीटिंग होगी. मैंने कहा अब तो आ गया, किस बात की कंसेंट है? तो कंसेंट कैसी है? एडवांस कंसेंट है. और कैसी कंसेंट होगी? राइटिंग में, जो अगर आप चाहें तो फॉर्म दे के ले सकते हैं, या आज के युग में क्या हो सकती है, ईमेल के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कंसेंट लिया जा सकता है. तो ईजीएम ऑफ, अच्छा कुछ लोग कहते हैं सर कंसेंट लेने का मतलब मीटिंग बुलाएंगे और वहां कंसेंट ले लेंगे ना. तभी बेटा उन्होंने वर्ड क्या लिखा है? एडवांस. ये उनके घर बैठे बिठाए क्या करना पड़ेगा आपको? कंसेंट लेना पड़ेगा उनसे. तो अगर वो एग्री कर जाते हैं सारे के सारे, एक भी अड़ गया ना, नहीं चलेगा काम. सारे के सारे मेंबर्स का कंसेंट चाहिए, तब अनलिस्टेड कंपनी क्या कर सकती है? अपने रजिस्टर्ड ऑफिस वाले शहर से बाहर निकलकर भारत के किसी भी और जगह पे क्या कर सकती है? अपनी एजीएम होल्ड करा सकती है. दिस इज पहली एग्जामिशन जो किसके लिए दी गई है? एक अनलिस्टेड कंपनी के लिए. दूसरी एग्जामिशन, दूसरी एग्जामिशन बेटा, दूसरी एग्जामिशन के लिए पहले तो पावर आई है सेंट्रल गवर्नमेंट से. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो आपको इस सेक्शन से प्रिस्क्राइब करके एग्जामिशन दे सकती है. दी किस किसको है उसकी बात बाद में करते हैं, पहले पावर लिखते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे क्या लिखा हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट एनी कंपनी फ्रॉम प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 96 सब सेक्शन 2 subject to such conditions as it thinks fit. Subject to such conditions as central government may think important, या may think fit, as central government may think fit. इसमें एक चीज देखें बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर क्या है? किसी भी कंपनी को 96 सब सेक्शन 2 से छूट दे सकती है. 2 में क्या है? डे, आर, प्लेस. कितने समय में होल्ड करनी है? वो 1 का पार्ट था. तो वहां की छूट देने की पावर तो किसके पास भी नहीं है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. हाँ, किस दिन होल्ड करनी है, किस समय होल्ड करनी है, कहां होल्ड करनी है, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या कर सकती है? एग्जेम्प्ट कर सकती है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस. सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर इस्तेमाल करी? हाँ करी. पहली पावर बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट इसके तहत कहां कवर करी? गवर्नमेंट कंपनी के लिए. अपने लिए सबसे पहले बेटा निकाल लेते हैं एग्जामिशन. पहली एग्जामिशन किसके लिए आई? इस पावर के तहत पहली एग्जामिशन लाई गई गवर्नमेंट कंपनी के लिए. गवर्नमेंट कंपनी में उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने कहा जी 96 सबसेक्शन 2 शैल अप्लाई टू गवर्नमेंट कंपनी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग अमेंडमेंट्स. जब हमने अमेंडमेंट्स देखा तो बेटा 92 एज इट इज कॉपी मारा हुआ है. आखिरी में लिखा है within same city, town or village where registered office is situated or such other place as central government may approve in this behalf. तो सिर्फ क्या किया? 96(2) की बेटा पूरी भाषा देखें तो 96(2) की पूरी भाषा क्या है? Every annual general meeting shall be called during business hours, that is between 9 AM to 6 PM on any day which is not a national holiday and shall be held at the registered office or such other place within same city town. मैंने कहा 3 टुकड़े करा दिए हैं. सर प्लेस है, सेम भाषा लिखी है, बस क्या लिखा है लास्ट में क्या डाल दो, कुछ वर्ड ऐड कर दो. सेम सिटी, टाउन और विलेज में रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड के लास्ट में क्या लिखो? और सच अदर प्लेस एज सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रूव. इससे क्या समझ आया? सर टाइम में कोई चेंज नहीं किया है, आर में कोई चेंज नहीं किया है, प्लेस में भी चेंज, बेसिक रूल सेम है. रजिस्टर्ड ऑफिस में करनी है, सेम सिटी, टाउन और विलेज रजिस्टर्ड ऑफिस में वहां करनी है. और में क्या घुसा दिया है? अगर आपने वहां नहीं करनी है, कहीं और करनी है, तो अप्रूवल किसका लीजिए? सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लीजिए. ऐसा क्यों किया गया होगा?
सर गवर्नमेंट कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस या उन शहरों में करने की क्या तकलीफ है? बेटा तकलीफ उनको नहीं है, तकलीफ गवर्नमेंट को वहां जाके मीटिंग अटेंड करने में है। गवर्नमेंट कंपनी का शेयर होल्डर कौन होगा? गवर्नमेंट होगी। तो फिर उसको भी नोटिस आता होगा क्या वो मीटिंग में गवर्नमेंट की तरफ से कौन जाता होगा? फिर प्राइम मिनिस्टर जाते होंगे। वैसे इतने मीटिंग अटेंड करते हैं, ये भी कराएंगे जाके, क्या फर्क पड़ता है? प्रेसिडेंट को भेज देते हैं सर, वो तो वैसे कुछ नहीं करते सर, मैंने कहा तुम उठो तुम जाओ। तो आप सही, वैसे भी जितने नाम होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के काम किन के नाम पर होते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे। मैंने कहा साहब उठो मीटिंग अटेंड करो। उन्होंने कहा यार कोई तो इज्जत रखो, मतलब मैं इंटरनेशनल लोगों से मिलता हूँ, समझ आता है क्या मुझे कंपनी में भेज रहे हो, कोल इंडिया के जगह क्या अटेंड करके आ जाओ मीटिंग अटेंड, मैं नहीं जाऊंगा। तो बेटा जनरली क्या होता है, फिर प्रेसिडेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के केस में गवर्नर के रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। गवर्नमेंट अब गवर्नर अपनी तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो स्टेट आपका प्रेसिडेंट अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। जनरली बेटा वो भी क्या ही होते हैं, बड़े बड़े के ऑफिसर्स ही होते हैं, ऐसा तो नहीं राज चलते कहते हैं मेरी जगह तू चला जा। तो एक ठीक ठाक कोई ऑफिसर, कोई मिनिस्टर लेवल का व्यक्ति क्या करता है, जाके मीटिंग को अटेंड करता है, या कोई आईएएस ऑफिसर जाता है। अब जनरली बेटा गवर्नमेंट कहती है हमारे बंदे नहीं आएंगे, मीटिंग ले आओ यहां पर, मैं ये नया निवाज है। अब एक तो प्रॉब्लम ये है बेटा, कोल इंडिया के ऑफिस या बाकी ऐसी सेल के ऑफिस, स्टील इंडिया के रजिस्टर्ड ऑफिस बेटा अगर इनके आप देखेंगे ना तो बड़े बड़े शहरों में नहीं टिके हुए हैं। इनका रीजन ये है कि एक कंपनियां बनाई जब गई थी, गवर्नमेंट का बेटा पर्पस क्या होता है, वो बैकवर्ड एरिया की डेवलपमेंट करना चाहती होती हैं। तो ये जाकर ऐसी जगहों पर ऑफिस खोल देते हैं जहां जंगल होते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस खुले हुए हैं, कोल इंडिया में आप जाओ बेटा, झारखंड में इनके ऑफिस हैं, छत्तीसगढ़ में इनके ऑफिस हैं, जंगलों के बीच में, बिहार की ऐसी जगहों पे ऑफिस हैं जहां 5 बजे के बाद बाहर निकलो बंदे उठा के ले जाते हैं वो लोग। तो मेरा एक दोस्त काम करता है बेटा कोल इंडिया के अंदर, वो कहता है लाइफ बड़ी सेट है, बस 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है, और निकलना है तो पुलिस एस्कॉर्ट के साथ निकलना है। मैं वाह वीआईपी वाली जिंदगी जीतूं। कहता है वीआईपी जिंदगी नहीं है, किसी तरह ऐसे चला गया ना किडनैप कर लेते हैं वो, और किडनैप करके सरकार को कहते हैं तुम्हारा ऑफिसर नहीं छोड़ेंगे, ये डिमांड मांगो वो डिमांड मांगो। तो बेटा सरकारी ऑफिसर बड़े डरते हैं वहां पर, उठा के ले जाएंगे हम ये लोग, और फिरौती मांगेंगे हमारे नाम पे। तो ऐसी जगहों पे बेटा क्या बनाए हुए हैं, ऑफिस बनाए, और वहां आप क्या कह रहे हो, आओ मीटिंग करते हैं। तो मतलब वो किडनैप करने कहेंगे कहां दावत आ रही है, आज जो मन करे जिसका मर्जी उठा लेना, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो बेटा उनको ही पता होता है वहां बड़ी मुश्किल है, सारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी कि प्रेसिडेंट की तरफ से क्या जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं। उन्होंने कहा छोड़ो यार तुम आ जाओ, हम ऐसा करते हैं दिल्ली में करवा देंगे मीटिंग। तो अब ये करने के बेटा पावर क्या चाहिए थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अप्रूव कर दे तो मीटिंग कहां की जा सकती है, रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर की जा सकती है। इसलिए पावर रखी हुई है। प्रैक्टिकली कई बार कर भी देते हैं, कई बार नहीं भी करते, और कोई आफत नहीं है बेटा रिप्रेजेंटेटिव ने जाना है, वो कहते हैं मेरे बिना क्या कर लो यार, मीटिंग कर लो, कोई ऐसी आफत नहीं आ रही है। तो अक्सर जाता जूता कोई नहीं है। बाकी प्रोविजन है कि अगर हाँ भेजना होगा तो भेज भी सकते हैं, वो तो पावर है ही है, नहीं तो मीटिंग को भी क्या कराया जा सकता है, शिफ्ट कराया जा सकता है। तो इसमें एग्जामिनेशन में आप लिखेंगे, लास्ट में हमने वर्ड ऐड करना है प्लेस के रिस्पेक्ट में। प्लेस का बेसिक रूल सेम है, रजिस्टर्ड ऑफिस और सच अदर प्लेस within the same city, town or village in which registered office of company is situated, और यहां से बेटा एग्जाम्पशन आती है, such other place as central government may approve in this behalf। वैसे बेटा अगर आपकी गवर्नमेंट कंपनी एक अनलिस्टेड कंपनी है ना, उसके पास ऊपर वाली छूट है ऑलरेडी। हाँ ये लिस्टेड होती तो क्या चाहिए थी, हमें एग्जाम्पशन चाहिए थी, कि अनलिस्टेड में तो वैसी ताकत कहां आ गई थी, ऊपर आ गई थी। लेकिन वहां भी अगर आप वो ताकत लगानी शुरू करो ना बेटा, सारे मेंबर्स का कंसेंट चाहिए। उससे बड़ी एग्जाम्पशन है कहां पर हमारे पास गवर्नमेंट कंपनी के लिए, यहां पर कि आप लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अदर प्लेस अप्रूव कर देती है तो मीटिंग कहां कराई जा सकती है, वहां पर मीटिंग कराई जा सकती है। दूसरी एग्जाम्पशन किसके रेस्पेक्ट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, अपना गवर्नमेंट कंपनी के रेस्पेक्ट में। और तीसरी यानी कि इसी पावर के तहत जो दूसरी एग्जाम्पशन आई, इस पावर के तहत पहली एग्जाम्पल गवर्नमेंट कंपनी के लिए है, इसी पावर के तहत दूसरी एग्जाम्पशन किसके लिए है, सेक्शन 8 कंपनीज के लिए। दूसरी एग्जाम्पशन जो इस पावर के तहत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एग्जाम्प्ट कर सकती है, ये पावर किसके तहत आई है, सेक्शन 8 कंपनी के लिए। क्या कहते हैं सेक्शन 8 कंपनी के लिए,
बेटा उन्होंने कहा जी इसके लिए हम एक अलग से प्रोविजो डालते हैं 96 के नीचे। मैंने कहा क्या चाहते हो? उन्होंने लिखा क्या, पहले लैंग्वेज देखें फिर समझते हैं क्या कह रहा है वो। प्रोवाइडेड दैट, यानी कि सेक्शन 8 कंपनी के लिए एक प्रोवाइडेड दैट डाला है अलग से। प्रोवाइडेड दैट द टाइम, डेट एंड प्लेस ऑफ एजीएम। बेटा सबसे छेड़खानी हुई है, तीनों चीज क्या कर दी हैं, बदली हैं। द प्रोवाइडेड दैट द टाइम, डेट एंड प्लेस ऑफ एजीएम आर डिसाइडेड upon beforehand, are decided upon beforehand by the board of directors having regard to directions, if any, given in this regard by company in its general meeting, क्या लिख दिया सर ये सेक्शन 8 कंपनी के लिए नीचे अलग से? उन्होंने कहा जी प्रोवाइडेड दैट द टाइम, डेट एंड प्लेस ऑफ एजीएम, तीनों चीजें आर डिसाइडेड अपॉन बिफोर हैंड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैविंग रिगार्ड टू डायरेक्शंस इफ एनी गिवन इन दिस रिगार्ड बाय कंपनी इन इट्स जनरल मीटिंग। क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद ही क्या तय करें, टाइम भी तय करें, प्लेस भी तय करें, डेट भी तय कर लें। मैंने कहा तुम्हारे रूल, उसने कहा हमारे रूल साइड रखो। आप सेक्शन 8 कंपनी है, टाइम, डेट, प्लेस तीनों चीजें कौन डिसाइड करो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साहब आप खुद डिसाइड करो। मैंने कहा कोई भी? उन्होंने कहा हाँ कोई भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साहब ये टाइम चुनते समय, ये प्लेस चुनते समय क्या ध्यान रखिए, हैविंग रिगार्ड टू डायरेक्शंस इफ एनी गिवन इन दिस रिगार्ड बाय द कंपनी इन इट्स जनरल मीटिंग। मैंने कहा मेरे कहे अनुसार मत चलो, अपनी कंपनी के कहे अनुसार चलो। मैंने कहा मेरी कंपनी के कहे अनुसार मतलब, उन्होंने कहा या तो अपनी इच्छा से चलो, और अगर आपकी इच्छा को कंट्रोल करने के लिए पीछे मेंबर्स ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। मैंने कहा मेंबर कैसे इंस्ट्रक्शन देंगे? उन्होंने कहा पूरे साल में या पिछली एजीएम में ये फैसला कर लो कि अगली कब करनी है और कहां करनी है। अगर वो कुछ बता के जाते हैं उसके हिसाब से कर लो, नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साहब आप क्या करो, खुद तय कर लो। हमने आपके लिए क्या नहीं करी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। तो पूरी छूट किसको दी गई है? Provided that the time, date and place of AGM are decided beforehand by board of directors having regard to directions if any given in this regard by the company in its general meeting। बेटा जनरल मीटिंग लिखा है, एनुअल जनरल मीटिंग नहीं लिखा है। यानी कि जरूरी नहीं है पुरानी एजीएम में ही तय करना है, बीच में भी हो सकता है कोई मीटिंग हुई हो, उनसे कहो यार अगली बार एजीएम बुलानी, जरा बताओ कहां बुलाएं, किस समय बुलाएं, वहां क्या कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए। बेटा ये वैसे है जैसे घर में किट्टी पार्टी होती है ना, आपस में डिसाइड क्या कहते हैं, अगले बार हमारे घर आना, ये वो है। बेटा सारे मेंबर आते हैं, उससे पूछते हैं अगली बार कहां करें, वो कहते हैं अगली बार अगले संडे को करते हैं फलानी जगह के अंदर। तो पार्टी हो रही है, कोई रूल नहीं है, उनका जहां मन करेगा वो आपस में डिसाइड करेंगे और उस दिन क्या करेंगे, वहां मीटिंग करेंगे। तो सारा कुछ किसके हाथ में दे दिया गया है? मेंबर्स के हाथ में, कि वो डिसाइड करेंगे और उनकी डायरेक्शन के हिसाब से कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या डिसीजन है? अच्छा कोई डायरेक्शन है ही नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने आप क्या करेंगे, तय करेंगे। सर दिस इज इन टोटल 96 सबसेक्शन 2, 3 बातों पर टिका हुआ। नंबर 1, डे नेशनल हॉलिडे नहीं होना चाहिए, बाद में नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर होता है, अक्सर मीटिंग नहीं होती है। हाँ पहले आप नोटिस दे चुके हैं तो मीटिंग करा लीजिए। आर बिजनेस आर होना चाहिए 9 AM to 6 PM। और तीसरा प्लेस, रजिस्टर्ड ऑफिस और सम अदर प्लेस विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। यहां पर एग्जाम्पशंस ध्यान रखने वाले, ये बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, अक्सर आप पेपर में मिक्स कर देते हैं इनको। अनलिस्टेड कंपनी के लिए बेटा छूट है, किसी भी प्लेस इन इंडिया में कर सकती है, कंसेंट चाहिए राइटिंग में, इलेक्ट्रॉनिक मोड में, सारे मेंबर्स का इन एडवांस। ये बातों पे ध्यान रखना बेटा, कंसेंट चाहिए। पेपर में आपको सिर्फ धुंधला धुंधला याद आ रहा होता है कि हाँ अनलिस्टेड कंपनी के लिए एग्जाम्पशन थी, वो धुंधले धुंधले में गलती हो जाती है। तो ये बातें ध्यान रखना है, हर अनलिस्टेड कंपनी नहीं कर सकती है। वो अनलिस्टेड कंपनी जिसको एडवांस में क्या मिल गया है, सारे मेंबर्स का कंसेंट मिला है रिटर्न में या इलेक्ट्रॉनिक मोड में, वो क्या कर सकती है, किसी भी प्लेस में इन इंडिया अपनी एजीएम होल्ड करा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है 96 सबसेक्शन 2 से एग्जाम्पशन देने की, 2 को दे रखी है।
गवर्नमेंट कंपनी को दी हुआ है, जहां पर उन्होंने कहा जी सच अदर प्लेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी वहां करा लीजिए। और सेक्शन 8 कंपनी को दिया हुआ है कि भाई तो आप तो क्या ही करिए, टाइम डेट प्लेस सब खुद डिसाइड करिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैविंग रिगार्ड टू डायरेक्शन जो कंपनी को ने जनरल मीटिंग के अंदर उनको दी हुई है। ठीक है जी, दिस इज इन टोटल 96 कंप्लीट विच टॉक्ड अबाउट एजीएम। नेक्स्ट सेक्शन अगेन एजीएम से डील करता हुआ 97 पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल एजीएम। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल एजीएम। अब ये क्या कहानी है? उन्होंने कहा जी ये कहानी है जहां पर एक कंपनी बेटा अपनी एजीएम करा ही नहीं रही है। एक एजीएम ने, एक कंपनी ने, साल बीत गया बेटा, 31 दिसंबर आ गया, हमने लगा कि अभी एक्सटेंशन लेके कराएगी, उसने कराई ही नहीं है एजीएम। और मेंबर बड़ा दुखी है, यार ये क्या ड्रामा है, ये मीटिंग क्यों नहीं करा रहे? मेंबर को क्यों मीटिंग चाहिए होती होगी? बेटा मीटिंग से ही तो मेंबर क्या करता है, कंट्रोल लाता है अपना, कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे दिखाए जाएंगे, ऑडिट रिपोर्ट मुझे दिखाई जाएगी, बोर्ड रिपोर्ट मुझे दिखाई जाएगी, डिविडेंड बड़ा सेकेंडरी मैटर है। वो कहता है जी ऑडिटर मैं अगले साल के लिए चुन के आऊंगा। कंट्रोल का तरीका ही यही है कि मेंबर आता है और क्या करके जाता है, उस अगले साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट करके जाता है, और पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट सब उसके सामने रखे जाते हैं, वो अप्रूव करता है। कहीं ना कहीं बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे चेक है कि तुम एट द एंड कंपनी के ओनर नहीं हो। कंपनी के ओनर तो कौन है? शेयर होल्डर हैं, साल के साल आएंगे, खाते देख के जाएंगे, अगले साल का ऑडिटर तुम्हारे पास रख के जाएंगे, जरूरत पड़ी तो तुम में से किसी जगह क्या करके जाएंगे, किसी और को अपॉइंट करके जाएंगे। उसने कहा कब तक, तब करके जाएंगे ना जब हम बुलाएंगे, हम बुलाएंगे नहीं, आके दिखाओ। बेटा प्रॉब्लम समझिए, एजीएम बुलाने की पावर किसके हाथ में है? बोर्ड के हाथ में। वो नोटिस देगा नहीं, जगह फिक्स करेगा नहीं, तो कहां जाओगे चेक करने के लिए? मीटिंग ही नहीं होगी। बोर्ड कहता तो मीटिंग करा के तो दिखाओ मेरे बिना, आए बड़े चौधरी बनके चेक करेंगे। ऐसे कैसे चेक कर लोगे जब मीटिंग ही नहीं करेंगे? और यहां बड़ा दिक्कत आती है जब मीटिंग बुलाता ही नहीं बोर्ड। अब मेंबर कहता है मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया। यहां बेटा फिर कानून ने क्या कहना शुरू किया कि अगर किसी साल एजीएम करा ही नहीं जाती है 96 के हिसाब से, वेट करिए थोड़ा समय, हो सकता है लेट करा ले, कि लेट कराने का वो है। अगर आपको लगता है हद हो गई, अब तो अगला साल खत्म होने को आया है, पिछले साल की क्या नहीं हो रही है, एजीएम नहीं हो रही है, कोई भी मेंबर, कोई भी, भले एक भी शेयर क्यों ना रखता हूं, एनी मेंबर ट्रिब्यूनल के पास चला जाए और कहिए इन्हें कहिए मीटिंग कराई है, इन्होंने एजीएम नहीं कराई, और बेटा फिर बोर्ड से पूछा जाता है हाँ भाई क्या आफत आ गई, 96 क्यों नहीं कंप्लाई कर रहे? फाइन तो तुम भरोगे ही भरोगे, फाइन लगाए थोड़ा काम चलेगा। फाइन भी तब कैलकुलेट होगा जब पहले पता चले लेट हो तो जाए एजीएम, नहीं नंबर और डेज पर टिका हुआ है, यहाँ तो एजीएम नहीं करा कर राजी, तो फाइन भी कैसे कैलकुलेट करोगे? तो एजीएम तो करानी पड़ेगी। तो बेटा आपका ट्रिब्यूनल ऑर्डर करता है दो तरह का, ट्रिब्यूनल ऑर्डर करता है ऑफ कॉलिंग एन एजीएम और डायरेक्ट द कॉलिंग ऑफ एजीएम। कॉलिंग ऑफ एजीएम और डायरेक्ट द कॉलिंग ऑफ एजीएम में क्या अंतर है? कॉलिंग ऑफ एजीएम के ऑर्डर बेटा वो खुद बोलता है इस दिन को इस जगह पर मीटिंग करिए, सब कुछ खुद तय कर देता है। मैं ऑर्डर कर रहा हूं अगले संडे को फलानी जगह पर क्या होगी, आपकी एजीएम होगी। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, कंपनी को ऑर्डर दे दिया जाता है कि अगले 20 दिन के अंदर अंदर क्या कराइए, अपनी एजीएम। तो दोनों भाषाएं लिखी हुई हैं, द ट्रिब्यूनल में कॉल और डायरेक्ट द कॉलिंग ऑफ एजीएम। अच्छा, फिर कई बार क्या होता है बेटा, ऑब्वियसली मौका तो बोर्ड को भी दिया जाता होगा, उनसे सुने बिना तो ऑर्डर पास नहीं होता होगा, वो आके कई बार ना जेन्युइन प्रॉब्लम रख देते हैं। मैंने कहा क्या जेन्युइन प्रॉब्लम होगी भाई, क्यों नहीं कराई एजीएम? उसने कहा सर एक बहुत बड़ी दिक्कत है। मैंने कहा क्या दिक्कत है, समझाओ। उन्होंने कहा दिक्कत ये है, ये हमारे शेयर होल्डर। मैंने कहा हाँ मुझे पता है मीटिंग कराने आए हैं। उसने कहा बस यही ही है। मैं ये कैसे हो गया? उन्होंने कहा बाकी मेंबर्स की हो गया डेथ, एक था अभी पीछे इसको ईडी उठा के लेके जेल डाल दिया, तो 2 जेल में है, एक चला गया है, अब ये अकेला रह गया है, ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, उसको भी ले जाएंगे अभी अंदर उठा के, ये उछल रहा है एजीएम करानी है। इसे समझाओ कि मीटिंग का मतलब होता है 2 लोगों का मीट होना। ये किससे मीट होने वाला है? दुखी करके रखा हुआ है इसने कि मीटिंग करा दो, मीटिंग करा दो, मीटिंग करा दो। तो समझा समझा के थक गए, भाई साहब आप अकेले हो, किससे मीटिंग करोगे? लेकिन कह रहे हैं 96 में करानी होती है। पता नहीं सर इसे किसको किसने 96 पढ़ा दिया है, इसको बेसिक सेंस नहीं समझ आ रही कि मीटिंग कराने के लिए क्या चाहिए होते हैं। 2 लोग, मेरे पास बंदे ही नहीं है, मेरे बंदे को कल रात को पुलिस उठा कर ले गई है, अब मैं किसकी मीटिंग कराऊं? यहाँ पर बंदा बुलाऊंगा आएगी नहीं, एक बंदे से क्या नहीं होने वाली, मीटिंग होने वाली। इसलिए हम वेट कर रहे हैं कि वो जरा बाहर आ जाए, तब क्या करा लेंगे, एजीएम करा लेंगे। उसने कहा अगर वो ना आया तो? मैंने कहा नहीं कराएंगे,
एक बंदा थोड़ा मीटिंग होती है, और बेटा ऐसी समस्याएं आएंगी सामने, तो ट्रिब्यूनल के पास ये भी पावर है कि वो इन समस्याओं को सॉल्व करेगी मीटिंग कराते समय। मैंने कहा कैसे सॉल्व कर लोगे? उसने कहा मैं ऑर्डर करती हूं सिंगल पर्सन ही कोरम है। मैं ये थोड़ा हद हो रही है कि एक बंदा आके मीटिंग खेलेगा। मैंने कहा हाँ, ये अकेला आएगा और यह अकेला ही क्या माना जाएगा? कोरम माना जाएगा। इससे पता चलता है बेटा मीटिंग कितना कंपलसरी कंसेप्ट है। उन्होंने कहा मीटिंग तो होकर रहेगी, भले ही क्या मुसीबत आ जाए, एक ही बंदा क्यों ना रह जाए, मैं ऑर्डर करता हूं, ये अकेला बंदा ही क्या है? कोरम है। मीटिंग कराइए, इसके सामने रखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही अप्रूव करेगा और क्या मान लीजिएगा, हो गया ORS सर। लेकिन अप्रूव तो कराना पड़ेगा आपको, ये 4 काम नहीं रोके जा सकते करा, इसलिए बेटा इनको कहते हैं एजीएम कराना कंपलसरी है। और नहीं कराते हैं तो ट्रिब्यूनल क्या करता है? ऑर्डर देता है कि आपको क्या करानी पड़ेगी? मीटिंग करानी पड़ेगी। अच्छा, कब कब देता है? उन्होंने कहा जी नंबर 1, आपकी 96 के हिसाब से मीटिंग कराने में डिफॉल्ट हुआ है। कौन सी मीटिंग? सब्सिक्वेंट एजीएम हो या फर्स्ट एजीएम हो, हाल दी मैटर 96 में दोनों होती है। कोई भी मेंबर एप्लीकेशन डालेगा ट्रिब्यूनल को कि हाँ, और ट्रिब्यूनल कॉल करेगी या डायरेक्ट करेगी कॉलिंग ऑफ मीटिंग। जो जनरल मीटिंग इस हिसाब से बुलाई जाएगी, जो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे बुलाई जाएगी, वो उस साल की क्या मानी जाएगी? एजीएम मानी जाएगी। और ट्रिब्यूनल इस मीटिंग को होल्ड कराते समय कुछ एंसिलरी डायरेक्शंस, कुछ कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शंस भी दे सकती है कि मीटिंग कैसे करानी है, इंक्लूडिंग अ डायरेक्शन कि सिंगल पर्सन प्रेजेंट क्या माना जाएगा? कोरम माना जाएगा। दिस इज 97। बेटा कई बार आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको एक केस बता दिया जहां पर केवल एक व्यक्ति भी कोरम होता है। ऐसे एक्ट के अंदर 3 केस हैं जहां पर मीटिंग की वेरी डेफिनेशन की धज्जियां उड़ गई हैं कि मीटिंग मतलब 2 लोगों का मीट और मीटिंग खत्म हो गया है, कि एक बंदा ही क्या किए चले जा रहा है? मीटिंग किए चले जा रहा है। एक केस 97 का है जहां पर ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है कि क्या करना है? मीटिंग करानी है, उस मीटिंग को एजीएम मानना है और एक ही बंदे को क्या मान लेना है? कोरम मान लेना है। ये वन ऑफ द डायरेक्शंस है। बाकी और कोई डायरेक्शंस हैं इस तरह की कि नहीं सर वो पर्सन ऐसा है, वो बाहर गया हुआ है, उस पर्सन को बेल की जरूरत है, कोई भी है, ट्रिब्यूनल को जो चाहिए वो अरेंज कर सकती है। क्या कराने के लिए? मीटिंग अरेंज कराने के लिए करा सकती है। लैंग्वेज देखें इसकी क्या है। 5 टुकड़े बेटा लैंग्वेज को डिवाइड करते हैं ताकि लैंग्वेज याद हो, क्योंकि बातें मिस हो जाती है नहीं। क्या क्या एसेंशियल्स हैं? नंबर 1, पहली बात, वेयर अ डिफॉल्ट इज मेड in holding AGM, where a default is made in holding AGM as per section 96। सेक्शन ट्रिगर तो कहां से होता है? 96 के हिसाब से मीटिंग नहीं हुई है। where a default is made in holding AGM as per 96। इसी के बाद दूसरी बात, any member may make an application to tribunal। अगेन ये बात ध्यान रखने वाली है बेटा, मेंबर की कोई क्वालिफिकेशन, कोई शेयर होल्डिंग नहीं लिखी गई है, इतना % वोटिंग वाला मेंबर ही जाएगा। कोई भी मेंबर, एक लौता शेयर रखने वाला भी क्या कर सकता है? ट्रिब्यूनल जा सकता है। एनी मेंबर में मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल। क्या करेगा ट्रिब्यूनल? तीसरी बात, द ट्रिब्यूनल मे कॉल और डायरेक्ट द कॉलिंग ऑफ अ जनरल मीटिंग। The tribunal may call or direct the calling of a general meeting। चौथी बात, the tribunal may call or direct the calling of the general meeting। such general meeting shall be deemed to be AGM of the company। Such general meeting shall be deemed to be AGM of the company। Such general meeting shall be deemed to be AGM of the company। and आखिरी बात, पांचवी बात, the tribunal may give such ancillary or consequential directions। The tribunal may give such ancillary or consequential directions as it may think fit, including a direction that
including a direction that one person present in person or quorum, one person या one member कर लें, that one member present in person or quorum or proxy, one member present in person or proxy shall be the quorum. The tribunal may give such ancillary and consequential directions as it think fits, including a direction that one member present in person, खुद आ जाए तो अच्छी बात है, अपना प्रॉक्सी भेज दे तो भी इसे क्या मान लीजिएगा, कोरम मान लीजिएगा। जनरली मैंने आपको बताया था बेटा कोरम में क्या काउंट नहीं होते हैं, प्रॉक्सीज काउंट नहीं होते हैं, लेकिन ट्रिब्यूनल है बेटा जो बोलेगी मानना पड़ेगा। वो कहते हैं जी वो इकलौता पर्सन खुद आ जाए या उसका प्रॉक्सी आ जाए तो उसे क्या मान लीजिएगा, उसको आप कोरम मान लीजिएगा। हाँ जी हाँ जी, तभी होगा वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, दिस इज इन टोटल बेटा 97 पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल एजीएम। एजीएम का कंसेप्ट खत्म होता है। तो एजीएम बेटा दो ही तरीकों से बुलाई जाती है, या तो इज्जत से बोर्ड खुद बुलाता है या मेंबर जबरदस्ती ट्रिब्यूनल में जाके क्या करवाता है, एजीएम बुलाता है। 96 एंड 97 बोथ टॉक अबाउट कॉलिंग ऑफ एन एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर आप बात करें बेटा 98 और 100 का कंसेप्ट ऐसा है जो ईजीएम की बात करता है, थोड़ा सा सीक्वेंस इधर उधर किया हुआ है। 98 बात करता है पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल ईजीएम। मैंने कहा ट्रिब्यूनल को छोड़ो, पहले नॉर्मल तो बुला लो। तो उन्होंने कहा वो हम बता रहे थे एजीएम तो फ्लो में किसका बता गए, ईजीएम का भी बता गए। ये बात अलग है कि ईजीएम पहले तो बेटा वो तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है ना कि मेंबर कह रहा है ईजीएम बुलवा दो, तो एक अलग कहानी, बाद में बात करते हैं ऐसा क्यों होता है। पहले बेटा बात करते हैं कि ईजीएम बुलाई कैसे जाती है। तो ईजीएम का जो मेन सेक्शन है वो क्या है, सेक्शन 100 टॉक्स अबाउट ईजीएम। सेक्शन 100 टॉक्स अबाउट ईजीएम, जिसको दूसरा नाम दिया जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ईजीएम या इसका पूरा नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सेक्शन 100 में ये कवर्ड है। और सेक्शन 100 के साथ हमारे पास पहला रूल जो 96 से लेकर 122 के बीच में आता है, दैट इज रूल 17। तो बाकी 16 कहां गए बेटा, हमने आगे सेक्शन छोड़े हैं 88 से लेकर 95 वाले, 1 से 16 वहां तक है सर। 8 सेक्शन है, 16 रूल है। यही तो बेटा कमाल है कि पता चलता है कि एक्स पता नहीं सेक्शन बनाए क्यों हुए हैं। तो वो 88 से लेकर 95 के अंदर ही क्या समाये हुए हैं, 16 तो रूल समाये हुए हैं, वो वहां कवर करेंगे। फिलहाल हम बात किसकी कर रहे हैं, रूल 17 जो पहला रूल हमने कवर करना है विद रेस्पेक्ट टू ईजीएम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो रूल 17 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। ईजीएम या सेक्शन 100 प्लस रूल 17 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स 2014। अच्छा बेटा एक बात बताएं, ईजीएम होल्ड करना कंपलसरी है? नहीं सर, ईजीएम होल्ड करना एक चॉइस है कि ईजीएम अगर बोर्ड को लगा तो बुलाई जाएगी, नहीं लगेगा तो क्या नहीं करेंगे, नहीं बुलाएंगे, सिर्फ किससे काम चला लेंगे, साल टू साल ईजीएम होता है। ईजीएम बेटा कंपनी में दो तरह से बुलाई जाती है, या दो अथॉरिटी है ईजीएम बुलाने की। अगर मैं इसके दो टुकड़े करूं तो उन्होंने कहा जी ईजीएम की क्या कहानी है कि ईजीएम या तो बोर्ड बुलाता है। मैंने कहा या तो बोर्ड, और कौन बुलाता है, बोर्ड ही बुलाता है बस। उन्होंने कहा नहीं, या तो बोर्ड खुद बुलाता है या बोर्ड ही बुलाता है लेकिन मेंबर के कहने पर बुलाता है। ये समझ नहीं आया, मेंबर के कहने पर मीटिंग बुलाता है। यस बेटा, कंपनी एक्ट में मेंबर इतना बेबस नहीं है कि वो ये वेट करता रहे कि बोर्ड मीटिंग बुलाएगा और मैं उसमें जाऊंगा। वो बोर्ड को कह सकता है मीटिंग बुलाइए, हमें आना है बात करने के लिए। मैंने कहा इसको जनरली बेटा वर्ड लिखा गया ऑन द रिक्वेशन ऑफ मेंबर्स। रिक्वेशन वर्ड आया तो रिक्वेस्ट से है, लेकिन थोड़ा समय बाद जब आप सेक्शन पढ़ते हैं तो आपको फील आती है रिक्वेस्ट है नहीं इसमें लंबी चौड़ी। जब मेंबर बुलाता है अंत में बोर्ड को क्या ही करना पड़ जाता है, मीटिंग बुलानी पड़ जाती है। और नहीं बुलाते हैं तो उसका भी कॉन्सिक्वेंस लिखा हुआ है। सर क्या लगा देंगे, पेनल्टी लगा देंगे उनके ऊपर, मीटिंग तो ना हुई ना, कहेगा हाँ लगा पेनल्टी, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, उन्होंने कहा बोर्ड को बोला जाएगा मीटिंग बुलाइए,
बोर्ड को एक समय दिया जाएगा उस मीटिंग को उस समय तक बुलाने के लिए। उस समय के बाद भी कुछ समय तक मेंबर इंतजार करेगा कि चलो बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक हद के बाद भी अगर मेंबर के बुलाने के बाद मीटिंग नहीं बुलाई तो मेंबर खुद मीटिंग बुला लेगा। ये थोड़ा अजीब हो गया। मेंबर खुद मीटिंग बुला लेगा मतलब उन्होंने कहा मीटिंग बुलाने में कौन सा लंबा छोड़ा काम करना होता है? एक बैंकेट बुक करना होता है, सारे मेंबर्स को क्या भेजना होता है? नोटिस भेजना होता है। और बोर्ड को कहा गया या कंपनी को कहा गया कि ऐसे मेंबर को आप रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की वो इंफॉर्मेशन की कौन कौन मेंबर है, किसका एड्रेस है, ये प्रोवाइड करा लीजिए। वो मेंबर खुद क्या करेंगे? मीटिंग बुलाएंगे। वहां जो फैसला होगा ये माना जाएगा एज इफ किसका फैसला है? कंपनी की बुलाई हुई मीटिंग का फैसला है। और इस मीटिंग को करने के सारे खर्चे उस बोर्ड के मेंबर के पर्सनल सैलरी में से काटे जाएंगे जिसने मीटिंग नहीं बुलाई है। तो बेटा ये कहीं से रिक्वेस्ट तो नहीं लग रही? कहीं से रिक्वेशन वाली फीलिंग आई? ये तो बस इज्जत देने वाली बात होगी, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं मीटिंग बुला दो। उसने कहा अगर मैं ना बुलाऊं तो? उसने कहा ये गलत बात है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट में रहने दो। अगर हमने रिक्वेस्ट ना मानी गई तो फिर हम क्या करेंगे? हम अपना पावर वाला रूप लेंगे कि फिर तुम हो कौन? एट द एंड बेटा कंपनी किसकी है? हमारी है। तो हम मीटिंग बुलाएंगे, डिसीजन भी लेंगे और सारा खर्चा भी कौन देगा? तुम ही दोगे, क्योंकि तुमने क्या नहीं करी? मीटिंग नहीं बुलाई। तो वो मेंबर सारा खर्चा किसमें डालेगा? उस कंपनी की जो या जो उस पर्टिकुलर डायरेक्टर की रेम्युनरेशन है उसमें से किया जाएगा। अच्छा सर पहले छोड़ो बोर्ड उसकी मेंबर क्यों बुलाएगा, दूसरा चलो यहां तरीका लिखते हैं। दूसरा तरीका क्या है? मेंबर्स रिक्वेशन, इसके बारे में बाद में बात करते हैं डिटेल में कि मेंबर कब रिक्वेस्ट करता है। फिलहाल नॉर्मल तरीका। सर नॉर्मल तरीका तो क्या है कि मेंबर नहीं रिक्वेस्ट क्या करता, मेंबर को बड़ी पड़ी होती है, उसको शेयर रखता है, अपनी आराम से जिंदगी काटता है। मीटिंग जनरली कौन बुलाते हैं? बोर्ड ही बुलाते हैं। एजीएम भी बोर्ड ही बुलाते हैं और ईजीएम भी कौन ही बुलाते हैं? बोर्ड बुलाते हैं। तो पहला पावर किसका है? बोर्ड का। बोर्ड ऑन देयर ओन, यानी कि अपनी इच्छा से, whenever they deem fit, the board on their own whenever they deem fit can call an EGM of a meeting. The board whenever they deem fit, on their own whenever they deem fit can call the EGM of a company. कैसे कॉल करनी है? सर कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है? एक नोटिस देना है। नोटिस एज पर सेक्शन 101। तो आपस में तय करें कि यहां बुलानी है और एक क्या कर दें? मेंबर्स को नोटिस दे दें एज पर सेक्शन 101। वो हम पढ़ेंगे 21 दिन का नोटिस देना होता है। ये करके आप क्या बुला लीजिए? ईजीएम बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ईजीएम कहां बुलानी होती है? अच्छा ईजीएम की कोई टाइम सीमा होती होगी, कितने समय बुलानी है? जब बुलाने का पसी नहीं है तो बेपूरी बात होगी ना, टाइम लिमिट बता दो। प्लेस जरूर बताया गया है। प्लेस, मीटिंग कहां बुलानी है? उन्होंने कहा जी मीटिंग इज टू बी हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया। तो सर एजीएम और ईजीएम के रूल में अंतर है। यस बेटा, एजीएम कहां होल्ड होती है? रजिस्टर्ड ऑफिस और सच अदर और एनी प्लेस विद इन सेम सिटी टाउन और विलेज वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। ये बात अलग है कि अनलिस्टेड कंपनी के लिए एग्जेम्पशन है, बट वो सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि सारे मेंबर्स का क्या लेना है? अप्रूवल लेना है। ईजीएम में ऐसा कुछ नहीं है। बोर्ड की पावर में ही काउंट होता है कि वो ईजीएम भारत के किसी भी हिस्से में बुला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ईजीएम कैन बी हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया। इनफैक्ट इसकी भी बेटा छूट दी गई है। मैंने कहा अब क्या छूट देने वाले, पूरे भारत की छूट तो दे दी। उन्होंने कहा भारत के बाहर भी होल्ड हो सकती है। नहीं ये अच्छा है। बोर्ड कहेगा आओ कहां चलते हैं? थाईलैंड चलते हैं, मीटिंग करके आएंगे। मैं यार ये तो गलत हो रहा है, ऐसे तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी कि हम मीटिंग ही कहां कर रहे हैं? बच जाके बाहर कर रहे हैं। बेटा सारी कंपनियों को अलाउ नहीं किया गया। एक्सेप्शन किसके लिए बुलाई उन्होंने कहा जी अगर आप एक होली ओन्ड सब्सिडरी हैं, होली ओन्ड सब्सिडरी हैं ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ओ हमारे सारे शेयर होल्डर ही कहां बैठे हैं? ऑलरेडी थाईलैंड में बैठे हैं, क्योंकि हम लोग किसकी होली ओन्ड सब्सिडरी हैं? हम वहां की किसी कंपनी की क्या है? होली ओन्ड सब्सिडरी हैं। बेटा आप एजीएम बुलाएंगे तो भारत में ही बुलाएंगे और वो लोग उठ के यहां आएंगे।
लेकिन अगर ईजीएम बुला रहे हैं, आप कहां चले जाओ, वहां चले जाओ और ईजीएम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल तब अगर आप उनकी होली ओन्ड सब्सिडरी हैं। सर 99% शेयर उनके पास है, 1% भारत के व्यक्ति के पास है, वो आएंगे उठ के। होली ओन्ड के लिए सिर्फ एक्सेप्शन है, अदरवाइज एक्सेप्शन नहीं है। और एक्सेप्शन नहीं है तो बेसिक रूल क्या है सर, इंडिया लगनी है। सिर्फ छूट किसके लिए है, एक ऐसी कंपनी जिसकी 100% होल्डिंग क्या है, बाहर है, तो वो बाहर जाके क्या कर ले, ईजीएम कर ले। लेकिन अगर एक शेयर भी कहां का निकल आया, इंडिया का निकल आया, इट इज नॉट अ होली ओन्ड सब्सिडरी, तब मीटिंग कहां ही होगी, इंडिया में ही होगी। तो एक्सेप्शन देखें इसका, एक्सेप्शन के रूप में इसके नीचे प्लेस में डाल दें एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, a wholly owned subsidiary, a wholly owned subsidiary, a wholly owned subsidiary of a company incorporated outside India, a wholly owned subsidiary of a company incorporated outside India may hold extraordinary general meeting outside India, may hold EGM, extraordinary general meeting, at any place outside India a wholly owned subsidiary of a company incorporated outside India may hold the EGM at any place outside India, and all other companies must hold EGM in India, must hold EGM in India। अच्छा बेटा, ये कहीं लिखा है कि जिस देश में आपकी होल्डिंग कंपनी है वहीं होल्ड करना है? नहीं, ऐसा क्यों लिखा है सर? वहां जाने दो ना, ये क्या तरीका, हम कहीं भी जाएंगे। बेटा इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है बाहर एक ए कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी बी कंपनी है किसी और देश में, और वो बी कंपनी आपकी क्या है, होल्डिंग कंपनी है। तो अब आप बी वाले देश में नहीं जाना चाहते, इनफैक्ट वो बी भी कहां जा रही है, ए वाले देश में। उन्होंने कहा हम सब कहां जाना चाहते हैं, ए वाले देश में जाना चाहते हैं, इसलिए क्या अलाउ कर दिया, इंडिया से बाहर जा रहे हो, कहते हमारी बला से कहीं जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए आउटसाइड इंडिया क्या है, आउटसाइड इंडिया। तो एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया आप होल्ड कर सकते हैं अगर आप क्या है, होली ओन्ड सब्सिडरी है ऑफ ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बाकी सारी कंपनीज को अपनी ईजीएम कहां ही होल्ड करनी पड़ेगी, इंडिया के अंदर ही अपनी ईजीएम होल्ड करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये हो गया तब जब हम बोर्ड से कर रहे हैं। एक बार स्टार्ट में इसको शुरू करता हूं, आखिरी बात जो हमने आज कवर करनी है, मेंबर्स रिक्वेशन। सर बोर्ड खुद नहीं कर रहा, बुला रहा मीटिंग, मेंबर कह रहा है कि मीटिंग बुलवा दीजिए। सवाल उठता है कि सर कोई भी मेंबर मुंह उठा के बोल देगा मीटिंग बुला लीजिए और हम उसके कहने मीटिंग बुला देंगे। आज बड़ा ताजा ताजा घर जाइए, रिलायंस का एक शेयर खरीदिए 2300 रुपए का, और सीधा लिख दीजिए मुकेश अंबानी को मीटिंग बुला, हम आएंगे बात करेंगे। मैंने कहा ये लो, ये दिन देखने के लिए अंबानी बने हम कि 2300 रुपए का शेयर लेने वाला व्यक्ति मुझे फोन करके कह रहा है मीटिंग बुला दे, और मैं पागलों की तरह क्या कर रहा हूं, मीटिंग बुला रहा हूं, और आप ये कह रहे हैं नहीं बुलाएगा ना फिर मैं खुद बुला लूंगा और सारे खर्चे तेरे सैलरी से काट लूंगा। उन्होंने कहा तेरा दिमाग ठीक है, मैं कंपनी का ऑनर, मेरी सैलरी से पैसे काटने की बातें हो रही हैं। बेटा आपको समझना पड़ेगा, हर मेंबर को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता, नहीं तो शौक शौक में क्या करेंगे लोग, मीटिंग के रिक्वेशन डालेंगे, चलो अच्छा बुला के दिखाओ, और खुद जाएंगे नहीं। तो आप समझेंगे सर मीटिंग बुलाने का ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि आप एक ऐसे शेयर होल्डर होने चाहिए या आप एक ऐसे ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स होने चाहिए जो इंडिविजुअली या टुगेदर एक मिनिमम शेयर कैपिटल रखते हो। बेटा शेयर आपको कंपनी बार बार ये करता रहेगा, एहसास कराता रहेगा कि वो लोग अमीर हैं और हम गरीब हैं, कि अमीरी गरीबी बार बार दिखती है इसके अंदर। अच्छा हमारे पास इतनी कैपिटल नहीं है इसलिए हम नहीं बुला सकते। उन्होंने कहा ना तुम ना बुला सकते, गरीब लोग तो नहीं बुला सकते। तो सीधा सीधा कंसेप्ट ये बेटा 10% का शेयर रखा गया है कि अगर आप 10% कैपिटल रखते हैं, 10%,
सर हम 0.10 नहीं रख पा रहे, उसकी 10 की बात हो रही है, 10% कैपिटल रखते हैं तो आपके कहने पर बोर्ड क्या बुला देगा, मीटिंग बुला देगा। हाँ, इंडिविजुअली नहीं, कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं तो क्या कर लें, सब मिलके 10 रखते हो तो उनके कहने पर भी क्या हो जाएगा, मीटिंग बुलाया जाएगा। तो क्राइटेरिया क्या रखा गया है कि 10% कैपिटल होनी चाहिए। तो पहले सिर्फ एक क्राइटेरिया करते हैं, बाकी काम कल करते हैं। हु कैन रिक्वेशन ईजी, यहां पर डालेंगे हु कैन रिक्वेशन, बुला कौन सकता है, हु कैन रिक्वेशन। दो हिस्सों में बटा हुआ है, हु कैन रिक्वेशन। अगर आप ऐसी कंपनी है जिसके पास शेयर कैपिटल है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, और दूसरा टुकड़ा बनाया है कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। ऐसी कंपनियां होती हैं? यस सर, फाउंडेशन में देखा था सिर्फ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती हैं जो विदाउट क्या होती हैं, शेयर कैपिटल होती हैं। वहां फिर 1/10 किसका मापे, वोटिंग राइट का। वोटिंग राइट जनरली किस पे होता है, गारंटी के बेसिस के ऊपर। लेकिन हम बोलते नहीं है कि वोटिंग राइट में ऐसा कहीं सीधा सीधा तरीका नहीं है कि गारंटी के ऊपर क्या किया करो, वोटिंग राइट दिया करो। कंपनी में तो क्राइटेरिया बेटा किसके ऊपर मिलता है, शेयर्स के ऊपर। बोर्ड में वहां पर जनरली बोलते हैं जिस भी क्राइटेरिया पे बांटा है आपने वोटिंग राइट, वो आप देख लो 1/10 क्या होना चाहिए वोटिंग राइट। बाकी और कोई क्राइटेरिया होता नहीं है, जनरली क्या ही क्राइटेरिया होता है, गारंटी। या कई बार वो देखते हैं पहले कौन आया था उसको वोटिंग राइट ज्यादा दे देते हैं, जो बाद में आया तो उसे क्या करते हैं कम। जैसे आप शेयर्स में डीवीआर करते हैं, ऐसे वहां पर क्या किया जाता है, थोड़ा सा बदलाव लाया जाता है। जो भी क्राइटेरिया हो वो इररिलेवेंट है। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में हम सीधा सीधा क्या देखेंगे कि वो नॉट लेस देन 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता हो। किस दिन, ये बदलता भी तो रह सकता है, हो सकता है आज आप 10% के हैं, कल 9% हो जाए, क्योंकि और कैपिटल आ गई वहां पर। हो सकता है कोई बेच के किसी दूसरे मेंबर को चला गया तो आपकी कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जम जाती है। तो ये 1/10 कब देखनी है, ऑन द डेट ऑफ रिक्वेशन। जिस दिन रिक्वेशन डाल रहे हैं उस दिन वो लोग जो रिक्वेशन डाल रहे हैं उनके पास क्या होनी चाहिए, 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल होनी चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे मेंबर्स हु ऑन द डेट ऑफ रिक्वेशन, members who on the date of requisition hold not less than 1/10 of paid up share capital of company, hold not less than 1/10 of paid up share capital of company carrying voting rights. Members who on the date of requisition hold not less than 1/10 of paid up share capital of company carrying voting rights. एंड दूसरे साइड सीधा सीधा members who on the date of requisition, member who on the date of requisition hold not less than 1/10 of total voting power of all members. Member who on the date of requisition, members who on the date of requisition hold not less than 1/10 of total voting power of all members. तो अगर आपको इनके थ्रू बेटा रिक्वेशन आती है तो वो रिक्वेशन है, अदरवाइज वो फालतू बात है, छोड़ दीजिए उसे। उसके वहां पे 100 अप्लाई नहीं करता। 100 तब अप्लाई करता है जब इन दोनों सिनेरियो में, या कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में या कंपनी हैविंग नॉट शेयर कैपिटल में। हैविंग शेयर कैपिटल में 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल वाले लोग जिनके पास वोटिंग राइट है, एंड 1/10 यहां पर जिनके पास वोटिंग पावर है, जिनकी शेयर कैपिटल नहीं है, ये लोग आपको क्या डालते हैं, एक रिक्वेशन डालते हैं। यहां से प्रोसेस स्टार्ट होता है। रूल 17 बताता है रिक्वेशन में क्या कुछ डालना है। तो ये रिक्वेशन का पूरा फॉर्मेट है कि क्या कैसे आएगी, उसमें डेट बताई जाएगी कि इस दिन मीटिंग कराइए, एजेंडा बताया जाएगा कि ये काम करना है। बेटा एक होता है ये बताना कि ये काम करना है, ये काम क्यों करना है, क्यों बताना है, क्या करेगा बोर्ड जान के। मैंने कहा मीटिंग बुलाओ, मैंने कहा
भाई साहब आप मान लिया ओनर है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, मैं मेंबर हूं, मैं बोर्ड हूं, मुझे तो बता तो दो क्या करना है, मैं तुझे करना क्या है। मैंने कहा मालिक बाकी को बताना है। मैंने कहा अच्छा, आप उसने कहा सिर्फ 1/10 आप थोड़ी ना होगे, आपके कहे अनुसार सिर्फ आपको बुला लो मीटिंग में। मैंने कहा नहीं नहीं सबको बुलाओ ना। तो उन्होंने कहा उन गरीब मानवों को भी तो बताना पड़ेगा कि ये महान व्यक्ति इस काम के लिए क्या कर रहा है, मीटिंग बुला रहा है, तो आपको ये भी बताना पड़ता होगा कि मीटिंग में कराना क्या है। अच्छा, एक होता है बेटा मीटिंग में कराना क्या है, दूसरा क्यों कराना है। मैंने कहा आप ज्यादा नहीं हो गए कि क्यों क्यों कराना, क्यों क्यों पूछना तुमने मेरे से। उसने कहा देखो ऐसा होता है सर, जब हम कोई काम के बारे में बताते हैं ना, आगे आप नोटिस के सेक्शन में पढ़ेंगे बेटा, उस काम की ना एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी पड़ती है। लेकिन मेंबर होता है बेटा अनपढ़, उसको नहीं समझ आता है ये स्पेशल रेजोल्यूशन क्यों चाहिए। उसको समझाना पड़ता है कि कंपनी एक्ट के फलाने फलाने सेक्शन के तहत अगर नाम चेंज करना हो तो ऐसे ऐसा प्रोसीजर होता है, उसके तहत स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है। ये जो ज्ञान आप उसको लॉ का बांट रहे होते हैं ना, इसको लॉ की भाषा में बोला जाता है क्या जा रही है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाती है। मैंने कहा किसके साथ, उन्होंने कहा नोटिस के साथ चिपका के भेजनी पड़ती है। मैंने कहा मेंबर को समझ आ जाती है, उसने कहा वो हमें नहीं पता आती है कि नहीं आती, हमारा काम क्या है, हम बताते जरूर हैं कि ये काम करने के पीछे रीजन क्या है, एक तरह से लीगल बैकिंग बताई जाती है। तो उसने कहा फिर मैं बता तो रहा हूं कि ये काम करना है, क्यों करना है। मैंने कहा क्यों तो कानून होता है ना, लिख ले अपने आप कि ऐसे ऐसे सेक्शन 100 है, उसके अंदर पावर है बोर्ड को बुलाने की, मेंबर को बुलाने की, उसने रिक्वेशन डाली है, उसके तहत वो ये काम करना चाहता है, ये काम का कंपनी एक्ट के हिसाब से ओवर लगता है, ये काम मैं लिख के दूं, तुझे नहीं आता लिखना। मैंने कहा नहीं आता है जी लिखना। तो मैंने कहा खुद लिखो फिर। तो बेटा इसलिए इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है बार बार कि आप ये तो बताएंगे एज मेंबर क्या करना है, लेकिन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना किसका काम नहीं है, मेंबर का काम नहीं है। वो कहेगा ये कराना है, देख लो क्या बना के भेजना होता है नोटिस, मुझे नहीं पता। आपका काम थोड़ा ना बेटा नोटिस बनाना, नोटिस बनाना किसका काम है, वहां बैठे सीएस का काम है, अपने आप बनाएगा कानून क्या लिखना होता है। तो ये बार बार पूछी जाती है कि मेंबर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं दे रहा है रिक्वेशन के साथ, क्या इस ग्राउंड पर रिक्वेशन रिजेक्ट हो जाएगी, नहीं, वो ये बताएगा क्या करना है, वो ये बिल्कुल नहीं बताएगा क्यों करना है, क्या लीगल बैकिंग है। वो कहेगा खुद देखो मुझे नहीं पता क्या बताना होता है, मेरे पास पावर है, मुझे ये आके क्या कराना है, काम कराना है, उसका देख लो ओवर लगता है, एसआर लगता है, बुला लो मीटिंग जो बुलानी है। जनरली बेटा इसमें क्या बोला जाता है, उसने कहा जी बोर्ड को बोला गया कि बोर्ड ने पूछा क्या काम कराना है, उसने कहा तुम्हें हटाना है। मैंने कहा शाबाश, ये तो बड़ा गलत हो गया। और बेटा समझे ऐसा कौन सा काम होगा जो बोर्ड करने को तैयार नहीं है और आप करने के लिए जा रहे हैं। हमेशा ऐसे उठपटांग वाले काम ही होने वाले हैं, और क्या होने वाला है कि तुम्हारे अंदर एक बैठा है उसको हटाना बड़ा दुखी करता है वो। मैंने कहा इसके लिए तो हम मीटिंग ना बुलाएंगे। मैंने कहा नहीं बुलानी तो पड़ेगी, नहीं तो हम बुला लेंगे। मैंने कहा अच्छा सही बात है, अच्छा ये तो बता दो क्यों हटाना है। फिर उसने कहा क्यों मत पूछा कर, हम ये बता रहे हैं क्यों हटाना है, क्या हटाना है, यही बहुत बड़ी बात है। क्यों हम आके मीटिंग में मेंबर को बता लेंगे और देख लेंगे वो वोट डालेगा कि नहीं। फिलहाल आप क्या करिए, आप मीटिंग बुलाइए। उसने कहा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या लिख के भेजूं। मैंने कहा उसमें ये लिख के भेजो कि सेक्शन 100 के तहत रिक्वेशन बुलाई है, एक डायरेक्टर को हटाना है, फलाने सेक्शन के तहत इसको हटाने के लिए एसआर लगता है, कृपया मीटिंग में आइए और एसआर पास कराइए। इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है बताने की, गाथाएं थोड़ा ना बतानी होती है वहां पर लीगल बैकिंग में। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का मतलब बेटा जान एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन या रीजन नहीं होता है, एक्सप्लेनेशन इंक्लूड्स लीगली कि कौन से सेक्शन के तहत हो रहा है, क्या चाहिए होता है, क्या इसके पीछे बैकग्राउंड है, वो बताना होता है। ये नहीं बताना होता कि हम क्यों कर रहे हैं। सारा कुछ कागज में लिख के भेज दोगे तो मीटिंग में क्या करने आ रहे हैं वो लोग। और सबसे बड़ी बात कागज बेटा पता नहीं कितने लोगों के हाथ जाता होगा। नोटिस भेज रहे हो मेंबर के पास जा रहे हैं, मेंबर कौन है आपको पता है, पता चला मीडिया का बंदा निकला, शाम को सीएनबीसी पे चल रहा हो बैठ के, ये देखो ये हरकतें हो रही हैं जिसके अंदर। तो बड़ा सोच समझ के लिखना पड़ता है नोटिस, क्योंकि आप समझ आ रहा था नोटिस किसके हाथ जाएगा, भारी दुनिया के हाथ जाएगा। भारी दुनिया पता नहीं कौन है, मेंबर कौन है, हमने पब्लिक कर दी सारी बातें। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या की जाती है, बड़े जैसे कहते हैं ना प्रिसाइज भाषा में लिखी जाती है, और एक स्किल है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लिखना। ये एक तरह से हमें नहीं सिखाई जाती बेटा, सीएस के पेपर में सिखाई जाती है कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लिखनी कैसे होती है, क्योंकि कंपनी के सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने का काम किसका है, सीएस का काम होता है। तो वहां इस तरह की बातें आती हैं कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लिखी है, फिर ये वाला काम है, उसके लिए आपको कानून की नॉलेज होनी जरूरी है, कई सेक्शन जोड़ने पड़ते हैं। अभी तो हमें सेबी की गाइडलाइंस ही पढ़ाई जाती है, सेबी की गाइडलाइंस जोड़नी पड़ती है, और सबका मिला के क्या देना पड़ता है, एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो अगली क्लास में आपके नोटिस लेके आऊंगा मैं, इसके अंदर जो बातें हम पढ़ते जा रहे हैं साथ साथ देखते जाएंगे। सर हवाई बातें ऐसा होता भी है
कि नहीं। एक्चुअली बेटा एक एक बात क्या होती है, कंप्लाई होती है। तो कंपनी एक्ट एक ऐसा कानून है जहां पर आपको लगता है कि एक एक चीज क्या हो रही है, बाहर कंप्लाई हो रही है। इनकम टैक्स और कंपनी एक्ट दो ऐसे कानून है जो पूरे 100% क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं बाहर। इसमें कोई लूप फॉल वाला हाल नहीं है कि क्रिमिनल लॉ की तरह सर ऐसा होता थोड़ी ना है, हम ये तो आपने बहुत कुछ लिखा हुआ है, ऐसा इसमें नहीं होगा। कंपनी एक्ट में जो लिखा हुआ है वो होता है एक्चुअल में, क्योंकि ये प्रोसीजरल लॉ है। जैसे जैसे आप कंपनी चीजें खोलेंगे यू विल राइज, एक एक चीज को वर्ड बाय वर्ड क्या किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है। तो मैं अगली क्लास में एक नोटिस लाऊंगा आपके पास जो मेरे पास आया हुआ है, उसमें सारी बातें चेक करेंगे कि क्या ये बातें पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ठीक है जी, चलिए आज ये रुकते हैं, बाकी कल की क्लास में।